औरतों में जो जिद होती है वो अनबीटेबल होती है। और मैंने इस मिसेस इंडिया की जर्नी में इतना सीखा है इन पार्टिसिपेंट्स से, इतना मैं ये कहानियाँ शायद मेरे मरते दम तक याद रखूँगी। और जब भी मैं लो होती हूँ, मैं किसी कठिनाई में पड़ती हूँ, तो यही कहानियाँ, यही लेडीज़ हैं, यही पार्टिसिपेंट्स हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। हर चीज़ का जो पैकेजिंग होती है वही किसी इंसान को अट्रैक्ट कर सकती है खोल के अंदर देखने में कि अंदर क्या है। अगर आज मैंने खुद को मेडिटेशन जर्नी में सेट किया है, इसलिए किया है क्योंकि मैंने मेडिटेटिव लोगों को हैप्पी और मस्त मगन देखा है। एनी इंडस्ट्री यू सी, इंडिया इज द फ्यूचर। इंडिया इज द फ्यूचर, इंडिया इज ग्रोइंग एंड हाउ। एंड अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है तो आप कमर कस लो। अगर आप इंडिया में रहते हो और आपका बिजनेस इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है, देन आपकी ग्रोथ तो अभी शुरू हुई है। आई सी इंडिया एज द पायनियर ऑफ पैजेंट इंडस्ट्री इन फ्यूचर। इन मिसेस सेगमेंट वी हैव जस्ट स्टार्टेड। एक नेशन को ग्रेट बनाने के लिए सिर्फ पॉलिटिक्स और बिजनेस की जरूरत नहीं होती। एक नेशन को ग्रेट कई सारी चीजें बनाती है, जैसे कि स्पोर्ट्स, कल्चर, फिल्म्स एक्सेट्रा। और जैसे कि आप सभी को पता है, इस पॉडकास्ट की टैगलाइन है भारत का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आज के इस एपिसोड पे मैं बात कर रहा हूं मिस मोहिनी शर्मा से। मोहिनी शर्मा जी एक एजुकेशनिस्ट है और मिसेस इंडिया 2016 की विनर भी है। आई ट्रूली बिलीव कि भारत का एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है इन द पैजेंट इंडस्ट्री, और भारत को लीड करने के लिए विमेन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बस इसीलिए आज के एपिसोड पे हमने इनवाइट किया मोहिनी शर्मा जी को। 2016 में जहां मोहिनी शर्मा जी ने मिसेस इंडिया का खिताब जीता, आज वो मिसेस इंडिया इनकॉर्पोरेटिव को ओन करती है और उनका गोल है कि भारत की महिलाओं में जो एक अनसीन पोटेंशियल है उसे बाहर लेके आना मिसेस इंडिया के द्वारा। इस एपिसोड के पहले मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि एक पैजेंट इंडस्ट्री में आखिर होता क्या है। मेरे लिए पैजेंट इंडस्ट्री हमेशा से एक फैशन शो था, बट आई एम हैप्पी टू से कि वो मेरा पर्सपेक्टिव मोहिनी शर्मा जी ने कंप्लीटली बदल दिया। इस कॉन्वर्सेशन को करने के बाद मैंने जाना कि पैजेंट इंडस्ट्री का एक देश को ग्रेट बनाने के लिए क्या रोल होता है, और सबसे बड़ी बात, एक पैजेंट कंपटीशन को जीतने के लिए एक कंटेस्टेंट को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये भी मैंने इस एपिसोड में जाना। हमने बात की है अबाउट द पॉजिटिव साइड्स ऑफ पैजेंट इंडस्ट्री एंड ऑल्सो द डार्कर साइड्स ऑफ द इंडस्ट्री। मोहिनी जी, वेलकम ऑन द शो। काफ़ी सारी बातें करनी है पैजेंट इंडस्ट्री के बारे में, फैशन शोज़ के बारे में, जो मैंने सोच रखा था, जो भी मेरे नोशंस थे उन्हें आपको दूर करना है। तो फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच जयेश, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे मन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे बाहर निकलने के लिए वेट कर रही हैं। सो इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए फर्स्टली पैजेंट इंडस्ट्री ये क्या होता है। बहुत सारे लोगों के अपने अपने नोशंस होते हैं। फैशन करके एक वो फिल्म आई थी बहुत पहले, उसके वजह से भी बहुत सारे डार्कर नेगेटिव नोशंस है। इफ़ यू कुड शेड लाइट ऑन कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं एंड डार्कर एस्पेक्ट्स की तो हम बात करेंगे ऑब्वियसली, बट फर्स्टली लेट्स स्टार्ट ऑन द पॉजिटिव नोट। सो फर्स्टली मैं बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं पैजेंट इंडस्ट्री के बारे में बोलूँगी, बिकॉज इट्स हाई टाइम जहाँ पर इंडिया को पता होना ज़रूरी है, इंडियंस को पता होना ज़रूरी है कि पैजेंट क्या होता है। इंडिया हैज़ बीन डूइंग अमेजिंगली वेल। इंडिया पैजेंट इंडस्ट्री में बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दे रहा है, और ये हो रहा है काफ़ी सालों से। हम हमारी उंगलियों में बहुत सारे विनर्स गिन सकते हैं, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्ज़ा, सुष्मिता सेन, एंड फ्रॉम मिसेस सेगमेंट अगर हम देखें तो डॉक्टर आदिति गोवित्रिकर। अब ये सारी मिस इंडिया रह चुकी हैं। और अगर हम डॉक्टर आदिति गोवित्रिकर का देखें, ये मिसेस इंडिया थी। और ये सारी फीमेल्स हमारे लिए इंटरनेशनल विनिंग टाइटल लाई हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस एशिया पैसिफिक। और डॉक्टर आदिति गोवित्रिकर मिसेस इंडिया से जाकर मिसेस वर्ल्ड का खिताब लाई हैं। फैशन शो की अगर हम बात करें, जैसे आपने उस मूवी की बात की है, तो फैशन शो इज मोर अबाउट द फैशन दैट इज क्रिएटेड बाय द डिजाइनर्स। मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगी। तो एक रैंप वॉक होता है जहाँ पर मॉडल्स चलकर आती है, उन्होंने अपने डिज़ाइनर आउटफिट पहने होते हैं। ये एक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया होता है जो मॉडल उसका डिस्प्ले करती है। अब पैजेंट इंडस्ट्री क्या है?
पैजेंट इंडस्ट्री में जो लेडीज आती हैं या जो लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं, मेरी भाषा में कहूँगी ये हाईली इंटेलिजेंट होती हैं, ओके। बिकॉज पैजेंट की पार्टिसिपेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी द एम्बेसडर्स ऑफ द नेशन। जो भी मिसेस इंडिया या मिस इंडिया का खिताब जीतता है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। राइट। अगर हम एक बहुत ही फेमस एथलीट की बात करें, नीरज चोपड़ा, जो रिसेंटली इंडिया को बहुत बार रिप्रेजेंट करके इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल्स लाए हैं और इंडिया का नाम उन्होंने किया है, वैसे ही ये सारी फीमेल्स जो हैं ये पहले नेशनल लेवल पे काम करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, खुद पे काम करती हैं। अब ये क्या क्या काम होता है इस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। फिर ये नेशनल खिताब जीतती हैं जिसका नाम होता है मिस इंडिया या फिर मिसेस इंडिया, और फिर ये इंटरनेशनल जाती हैं जहाँ पे सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, और फिर वहाँ पर अगर ये जीत कर आती हैं तो इनका टाइटल हो जाता है मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिसेस वर्ल्ड, मिसेस यूनिवर्स। ओके। सो मिस इंडिया और मिसेस इंडिया, इसमें क्या फ़र्क होता है? मिस इंडिया की लड़कियां आपको मिलेंगी 18 से 22-24 साल के बीच की, और मिसेस इंडिया की जो लड़कियां रहेंगी वो आपको मिलेंगी स्टार्ट्स फ्रॉम 18 बिकॉज यू नीड टू बी मैरिड। ओके। आपको मिसेस होना ज़रूरी है, आपकी शादी हो जानी चाहिए, आप पार्टिसिपेट करो उससे पहले। तो 18 से लेके हम 40-45 तक का एज लिमिट रखते हैं। अब ये जो फीमेल्स हैं मिसेस इंडिया की, इनका तजुर्बा बहुत अलग है। ओके। इनका ऑब्वियसली अगर आप 30 साल की फीमेल से बात करोगे और अगर आप 20 साल की फीमेल से लाइफ बात करोगे, लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत हम्म। डिफरेंट है। और मेजर लाइफ एक्सपीरियंसेस मैं तो बोलती हूँ कि 20 साल के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि स्ट्रगल तब शुरू होता है, करियर तब शुरू होता है, परिवार तब शुरू होता है। 25-27 में नॉर्मल हम लड़कियों की बात करें तो शादी हो जाती है, अभी तो 30-35 तक चला गया है उम्र का ब्रैकेट, बट ये बहुत अलग लेवल का एक्सपीरियंस लाती हैं। तो जो मिसेस इंडिया का कंपटीशन मुझे लगता है कि मिस इंडिया से कई कई ज़्यादा टफ है, क्योंकि हमारी जो कंटेस्टेंट्स हैं, मिसेस इंडिया की जो कंटेस्टेंट्स हैं, वो डॉक्टर्स, गायनैक, डेंटिस्ट, इंजीनियर्स, पायलट्स, विंग कमांडर्स, आर्मी, नेवी, यू टॉक अबाउट इट, पॉलिटिशियन आना बाकी है, बट देन गर्ल्स मिस इंडिया बनने के बाद पॉलिटिशियन, मिसेस इंडिया बनने के बाद पॉलिटिशियन बनती हैं। बट हर इंडस्ट्री से आपको वेल सेटल्ड, वेल करियर फ्रेम्ड, डिजाइंड फीमेल मिलेगी मिसेस इंडिया में। सो येस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिस इंडिया एंड मिसेस इंडिया। वेयर इज मिस इंडिया, गर्ल्स हैव जस्ट स्टार्टेड देयर करियर, they are exploring, they are looking for things, they are setting their career up। और मोस्टली जो होती हैं मिस इंडिया की लड़कियां, मैं बोलूँगी 40-50% या तो मॉडलिंग में जाती हैं या एक्टिंग में जाती हैं, और बड़ा नाम किया है एक्टिंग में। हमारे पास कई सारे नाम हैं जो उन्होंने नेशनली, इंटरनेशनल लेवल पे नाम किया है। सो येस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिसेस एंड मिस इंडिया। ओके। सो यू सेड कि नेवी से बहुत आते हैं, आर्म फोर्सेस से बेसिकली बहुत आते हैं। एनी पर्टिकुलर नेम दैट कम्स टू माइंड? Of course, I am very proud of this female, Wing Commander Shruti Chauhan. Okay. She was second runner-up in 2021, and she was with the Indian Air Force. I think so. I've heard about her because news में ये काफी She's famous हुई थी. quite a famous personality. Yes, she is quite a famous. Now she is not serving in Indian Air Force anymore. Since last year, she has joined the Indigo now. She is flying with Indigo. बट श्रुति चौहान ने हमारा नाम बहुत रोशन, देश का नाम हर फील्ड में बहुत ज़्यादा रोशन किया है, एंड मैं पूरा गर्व लेती हूँ, मैं बहुत प्राइड के साथ मेरी लड़कियों का नाम लेती हूँ। सो यस, श्रुति चौहान इज़ वन फीमेल। ओके। अब तक लोगों को क्यों नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में? लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करते हैं अबाउट पैजेंट इंडस्ट्री, तो फर्स्ट चीज़ तो वही आती है जो मैंने कहा कि फैशन शो से ही लोग उसे रिलेट करते हैं। व्हाई इज दैट? ये चीज़ क्यों है? तो पहले आपने जो सवाल पूछा कि लोगों को क्यों नहीं पता था, आप मुझे बताइए जयेश, पॉडकास्ट के बारे में पहले लोगों को कितना पता था? बिल्कुल नहीं। एंड आई एम श्योर आप कई लोगों से मिलते होंगे जिनको जो बोलते होंगे ये तो अभी अभी शुरू हुआ होगा, ये तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। बट हम सबको पता है कि पॉडकास्ट का जो रूट है वो बहुत पुराना है, सिर्फ तरीका चेंज हो गया है।
सो सिमिलरली अगर डॉक्टर आदित्य गोवित्रिकर जीती थी 2001 में जीती थी, तो 2001 इज लाइक 23 इयर्स बैक, Yeah, अभी अगर yeah. 22 इयर्स बैक। एंड अभी सरगम कौशल जीत कर आई है हम्म, लास्ट ईयर 2023 में। इतना बड़ा गैप रहा है बीच में। इंडिया बहुत अभी इंडिया बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, बट हमने एक पैच देखा था इंडिया का, जब इंडिया की ग्रोथ और प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो चुकी थी। Okay. एंड अगर मैं ग्रोथ और प्रोग्रेस की बात करती हूँ, ग्रोथ और प्रोग्रेस के साथ एक मेंटल सोचने का एडवांसमेंट भी आता है। हम्म, जब मिसेस की बात करते हैं तो मिसेस में बहुत कम लोगों ने इंटरेस्ट लिया है पास्ट में। Okay. सबको लगता है कि मिस का भी करियर शुरू हुआ है, हम्म, ये मॉडलिंग में जाएगी, ये एक्टिंग में जाएगी, हम्म, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं। जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात बोल रही हूँ, यहाँ पे मेजरली स्पॉन्सरशिप आती है। Okay. क्योंकि अगर आप चलो मैं एक बहुत दूसरा एग्जांपल देती हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम एंड मेल क्रिकेट टीम, फीमेल्स क्रिकेट टीम Yeah. एंड मेल क्रिकेट टीम। फीमेल्स क्रिकेट टीम कब पिकअप हुई? जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ, Yeah, probably last 2-3 साल. 2-3 साल में। हम्म, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस देखा गया, हम्म, उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया गया, हम्म, उसके बाद पे बढ़ाए गए right. और वो हाइक हुआ। हम्म, सिमिलरली अगर हम मिस इंडिया और मिसेस इंडिया की बात करें, तो मिसेस इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट, वो स्पॉन्सरशिप खींचने के लिए बहुत टाइम लग गया, Okay. क्योंकि वो सोच बदलने के लिए बहुत टाइम लगा। हम्म, और आज की तारीख में ऐसा हो रहा है कि मिसेस इंडिया खुद इतनी सक्षम हो गई हैं कि स्पॉन्सरशिप आए या ना आए, हम्म, आई विल मेक श्योर दैट आई इन्वेस्ट इन माई सेल्फ। yeah. अब ये कहाँ से आ गया है? ये इंडिपेंडेंस से आ गया है। हम्म, फीमेल्स अब इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड हो गई हैं। एज अ बिजनेस ओनर मुझे स्पॉन्सर्स में डिपेंड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। right. Obviously, when you're doing an event, you're conducting the whole show, you definitely need sponsors. And प्रोडक्ट्स भी आज समझ गए हैं दैट मेजर डिसीजन मेकर हर घर में एक गृहिणी है। हम्म, पहले ऐसा होता था कि चलो हस्बैंड ये ले आए, हस्बैंड वो ले आए, बट आज की तारीख में एक फीमेल ही, एक वर्किंग फीमेल ही कौन सा फ्रिज लेना है, कौन सा वॉशिंग मशीन लेना है, कौन सा साबुन आएगा। तो ये जो सारे ब्रांड्स है, ये समझ गए हैं कि हमारा टारगेट मार्केट मिसेस है, हम्म, हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। okay. ऐसे आती है यहाँ पे स्पॉन्सरशिप, हम्म, ऐसे बूम हुई ये इंडस्ट्री। ओके। सो अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब जितना हम पॉडकास्ट करते हैं तो हमारे पास में काफ़ी सारा डेटा आता है जो हम बैक एंड पे देख सकते हैं, एंड वी गो थ्रू ऑल द कमेंट्स दैट वी आर गेटिंग। आई कुड सी कि एक इंडिया है विच इज़ वेरी, आई वुड से लिबरल इन इट्स एथिक्स, इट्स वैल्यूज़, बट एक इंडिया अब भी है जो थोड़ा कंजर्वेटिव है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन बोल लीजिए, लैक ऑफ ट्रस्ट बोल लीजिए, या जो भी चीज़ कहना है उसे। How do you deal with that? Because Mrs. India में women who are as you said कि they have to be married, तो एक जो prime age होती है probably it would be the 30s वाला जो age है वो, to come out of their houses and to take part in a pageant. How difficult is it for them? What I have experienced is last 7 to 8 years. Um, let's be very honest that this preserved or reserved India that you're talking about are from tier 2, tier 3 cities mostly. Mostly, yeah. Yeah. But these females from tier 2, tier 3 cities, they have a different passion and fire in them, Okay. which sometimes I fail to find in tier 1 cities ladies. Why is that? Maybe because exposure ज़्यादा नहीं है। Hmm. अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे जितना पागलपन मेरे कॉलेज के टाइम पे था, फैशन शो को लेके, डांस को लेके, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, आज शायद उतना नहीं है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्सपोज हो गई हूँ। मुझे प्रोज पता है, कौन पता है, कहाँ से आते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, इधर कितना देना पड़ता है, उधर। इतनी ज़्यादा नॉलेज आ गई है, इतनी ज़्यादा समझदारी आ गई है, तो मेरा जजमेंट पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। बट वो जो पैशन और फायर है, वो इतना उनके फेवर में प्ले करता है। मैं एक अपनी विनर का एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगी, जूही व्यास। Okay. जूही व्यास 2023 की हमारी फर्स्ट रनर अप रही है, वेरी क्लोज टू विनिंग पोजीशन, वेरी क्लोज टू फर्स्ट रनर अप इज वेरी क्लोज। सो फर्स्ट रनर अप को ये भी बोला जाता है कि फॉर सम रीजन इफ विनर इज नॉट एबल टू सर्व हर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फर्स्ट रनर अप इज द वन हु विल टेक ओवर Okay. फॉर एनी XYZ रीजन। जूही व्यास छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट है। Hmm.
और हमारे लिए छत्तीसगढ़ एक टियर 2 सिटी में ही आएगा। आई एम नॉट श्योर टियर 2 या टियर 3 में या आएगा, बट आई गेस टीयर 2 ही होगा। टियर 2 में आएगा। एंड दिस फीमेल हैज सरप्राइज्ड अस। दिस फीमेल सरप्राइज्ड बिकॉज़ हमारी एक प्लानिंग होती है, जब कोई भी विनर इंटरनेशनल पैजेंट के लिए जाती है तो उसका पूरा प्लानिंग किया जाता है। अब यहाँ पर चलो एक मैं आपको ग्लिम्स दे दूँगी क्या-क्या होता है। यहाँ पर हम कम्युनिकेशन पे वर्क करते हैं। आप इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो वहाँ जाके, अगर आपके बोलने-चालने का ही ढंग ठीक राइट। नहीं है, तो आप कैसे अपने कल्चर के बारे में, अपनी डाइवर्सिटी के बारे में, हम्म। इंडिया की जो मैरिड वुमेन है उनके बारे में आप बोल पाओगे। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक, आपको फर्स्ट इम्प्रेशन ही ऐसा बनाना है कि आप पे नज़रें टिक जाए, ओके। जजेस हो, ऑर्गेनाइजर्स हो, कोई भी हो। फिजिकल प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपकी स्माइल प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन पैजेंट्री, ओके। क्योंकि स्माइल ही गेम चेंजर होती है हमारे लिए। ओके। सो आपकी स्माइल, आपका स्किन, आपकी आंखें, आपके बाल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, नेल्स से टिप टू टो, एवरीथिंग दैट वी वर्क अपॉन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, अभी कम्युनिकेशन बोला तो उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन भी आ जाता है, उसमें वोकैबुलरी भी आ जाती है, वो राइट। इन डेप्थ बहुत ही बड़ी फील्ड है, तो मैं इंटीग्रिटीज पे नहीं जाऊंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट is the stability and the calmness that you have inside you. So यहाँ पर इतना रोलर कोस्टर जर्नी होता है इंटरनेशनल पैजेंट का और नेशनल पैजेंट का भी, जो डेफिनेटली हम बाद में डिटेल में, इतनी रोलर कोस्टर जर्नी होती है। आप एक ही दिन में इतने सारे इमोशंस फील कर लेते हो, इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट, being upset, being highly motivated, being excited, overconfident, underconfident। ये calmness maintain करने के लिए it is very important for female to practice meditation, राइट। to be rooted and to not easily, बहुत easily बोलते ना फ्लो के साथ यहाँ वहाँ ना हो जाए, ताकि क्योंकि फिर वो अपनी पर्सनालिटी नहीं मेंटेन कर पाएगी। जो जज कर भी रहा है वो सोचेगा पहले दिन कि हाँ ये मोटिवेटेड है, अगले दिन सडनली सेल्फ डाउट अगर दिख गया राइट। तो इंटरनल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जूही पे हमने जब काम करना स्टार्ट किया एज अ टीम, एज एन ऑर्गेनाइजर, हमारी जो एक्सपीरियंस रही है सारे विनर्स के साथ, उसके कंपैरिजन में हमें ये लड़की ने 500% ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और ज़्यादा तैयारी दिखाई। ओके। जैसे कि उसके लिए फर्स्ट और लास्ट अपॉर्चुनिटी है लाइफ की, जो डेफिनेटली नहीं थी। एज आई सेड, शी इज़ अ वेरी वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट। मैम आप जो भी बोलो मैं करूँगी, आप जैसा बोलो मैं करूँगी। और जो जूही ने अपना परफॉर्मेंस दिया है वो आउटस्टैंडिंग रहा है। मिसेस ग्लोब के लिए गई थी जूही, एंड शी वन द टाइटल ऑफ मिसेस Damn. ग्लोब पीपल्स चॉइस अवार्ड, वाओ। सो विच वाज अ बिग थिंग फॉर छत्तीसगढ़, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ का नाम हुआ। बट जो डेडिकेशन होता है, पूरे झोंक देते हैं खुद को। बट उनमें ये डेडिकेशन आया कहाँ से? एज यू सेड कि बहुत से बार आपको टीयर 1 की जो पार्टिसिपेंट्स है उनमें भी शायद देखने नहीं मिलता। शायद जयेश इनमें ज़्यादा चंटपना नहीं है, शायद, पता नहीं। ओके। शायद ये बहुत कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, ओके, दैट्स अ गुड थिंग। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि आप कैलकुलेटिव होते हो तो आप लेना और देना तोलना शुरू राइट। करते हो। राइट। अगर यहाँ पर मैं बैठूंगी और मैं बोलूंगी जयेश को मुझे सिर्फ ये बोलना और ये नहीं बोलना है, वो होगा ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में वही चलता रहेगा, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये बोल। जब तक मैं यहाँ पे अपना दिल खोल कर नहीं बैठूंगी, राइट। तब तक ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। करेक्ट। तो वही बात जूही में थी, वही बात हमारे काफ़ी कंटेस्टेंट्स में होती है, जो अपना पूरा दिल खोल लेती है। बट हर एक कंटेस्टेंट की एक यूनिक बात होती है, हर एक विनर की एक यूनिक बात होती है। जूही की एक यूनिक बात थी। और सरगम कौशल की भी मैं बात करूंगी। सरगम कौशल जो मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीत कर आई है, मुझे लगता है कि शी वाज सो फोकस्ड। वो मिसेस वर्ल्ड के क्राउन पे इतना ज़्यादा फोकस थी कि उसे एग्जैक्टली पता था कि मैं वहाँ पे क्राउन जीतने जा रही हूँ। मैंने सरगम कौशल को एक बार भी डिस्ट्रैक्ट होते हुए नहीं देखा। उतार चढ़ाव किसके लाइन में नहीं आते हैं, ट्रू। तो उसकी लाइन में थे छोटे मोटे उतार चढ़ाव, क्योंकि थोड़ा बीइंग एन इंडियन कभी कभी हमें बोलते हैं ना,
अंग्रेजों गोरों के बीच में रहते हो तो राइट, आई गेट यू, या हाँ, हाँ। तो थोड़ा आप ब्राउन स्किन हम्म, होते हो तो भेदभाव मैं कहूँगी। तो कभी-कभी तो वो थोड़ा हमने एक्सपीरियंस किया सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियॉरिटी यस, यस वो थोड़ा हमने एक्सपीरियंस किया था हम्म। और वो हो जाता है क्योंकि अमेरिकन्स डू फील एंटाइटल्ड। That's true, that's true. They do feel entitled. Yeah. So, but again, that's where how rooted you are, Hmm. how grounded you are, how focused you are, how driven you are matters a lot. Okay. आज के ज़माने में भी पागलपन काम आता है। Hmm. वो ज़माना नहीं गया। आज के ज़माने में भी अगर आपने खुद को झोंक दिया, बिना कैलकुलेशन के कितना देना है, कितना लेना है, कितने दिन जाना है, हस्बैंड्स का टेक होता है, Hmm. इतना ही देना है, बाकी परिवार पे टाइम दो, परिवार पे ध्यान दो। पर मैंने देखा है लड़कियाँ अपना सब कुछ दे देती हैं। Hmm. So tell me something. As you said कि you groom them. अब वहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं, आई एम श्योर दे आर वेल ग्रूम्ड एंड वो उस कंपटीशन में आ रहे हैं, तो दे आर कमिंग विद दैट माइंडसेट. हाउ डज समवन विन? मतलब जीतते कैसे है कोई वहाँ पे? क्या ऐसी चीज होनी चाहिए उस विनर में विच मेक्स देम द विनर? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे तो, ओके. पर अगेन मैं वही बोलूँगी, द फायर एंड द पैशन इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप मेरी विनर से पूछोगे कि जीतने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो बताएगी कि आपका जो रैंप वॉक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्योंकि वो उस पे काम करके आ चुकी है और उसके मन में है कि वो उन चीज़ों के बदौलत जीती है। राइट. बट हमने जजेस ने उसकी ऑरा देखी है, उसकी एनर्जी देखी है, उसका जो बात करने का तरीका है बच्चों से, बड़ों से, बूढ़ों से, वो देखा है। बहुत सारी खूबसूरत लेडीज पार्टिसिपेट करती हैं और अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाती। बहुत खूबसूरत, आप देख के बोलोगे कि अरे मोहिनी, ये तो वन साइडेड विनर थी। या. बट वो आगे की जर्नी इतनी इम्पोर्टेंट है। अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर हम सोचते कि हमें हमें एक्स वाई जेड काम करना है और इतने में मैं इतना ही टाइम दूंगी, इतना ही मेहनत करूंगी, इतना सोऊंगी, इतना ही खाऊंगी, इतना ही पीऊंगी, चलो ठीक है। बट जब आप पूरे लग जाते हो उसमें, जब आप पूरा अपना दिन रात एक कर लेते हो, नीरज चोपड़ा ने रिसेंटली बोला था कि अगर आप अपने काम के पीछे, आपको नींद का ख्याल नहीं है, आपको भूख का ख्याल नहीं है, आपको अपनी सांसों का तक ख्याल नहीं है, तो समझ जाओ आपकी जीत का समय पास आ रहा है। तो हम वो देखते हैं। ओके. तो और वो ही एनर्जी और वही ऑरा आपका बिल्ड करता है, आपका पैशन, आपका फायर और आपका डिटर्मिनेशन ही आपकी एनर्जी और ऑरा बिल्ड करता है। आपके फायर और आपके पैशन से ही आपका वर्क अपने आप अच्छा हो जाता है, राइट. आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस अपने आप अच्छा हो जाता है, बिकॉज आपने दिमाग में बना लिया एंड यू आर मैनिफेस्टिंग इट, या. यू आर मैनिफेस्टिंग योर जर्नी टूवर्ड्स क्राउन। यस। सो ये जो जर्नी की आपने बात की, व्हाट इज दिस जर्नी? टेक मी, मतलब वन स्टेप एट अ टाइम, कि क्या होता है एग्जैक्टली फ्रॉम द टाइम की जब एंट्रीज ओपन होती होगी, फ्रॉम देयर या टू या दो जब विनिंग मोमेंट्स आते हैं, उस टाइम तक क्या क्या चीज़ें होती है? सो व्हेन वी, हमारे जो रजिस्ट्रेशन है वेबसाइट पे वो 12 के 12 महीने ऑन रहते हैं। सो वंस अ फीमेल रजिस्टर, देन शी इज कॉल्ड फॉर एन ऑडिशन। ऑडिशन से पहले उनका एक ऑन कॉल इंटरव्यू कॉल होता है, ओके. जिससे हमें एक बेसिक उनके प्रोफाइल के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद उनका ऑडिशन होता है। ऑडिशन किसी भी इंडस्ट्री के नामचीन पर्सनालिटी होती है जो उनका ऑडिशन लेती है और बैक एंड में हमारी टीम बैठती है। ओके. तो हमें भी समझता है कि फीमेल कहाँ स्टैंड करती है और इस पे आगे जाके कितना काम करना है। ऑडिशन क्लियर करने के बाद ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने का पूरा ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी होता है। एंड व्हेन आई से ट्रांसफॉर्मेशनल, आई मीन द टर्म ट्रांसफॉर्मेशनल बिकॉज इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशनल। और ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, बिकॉज we need to understand that these married ladies, they have their family, they have their career.
ये अपने घर पे हैं और यहाँ पर हम पूरी इनकी जो ट्रेनिंग होती है, पूरा इनका जो कोर्स होता है वो हम ऑनलाइन लेते हैं, राइट। ताकि किसी के भी पर्सनल लाइफ में या करियर प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस ना आए। हम्म। तो ये 4 महीने जितने भी हमारे पैनलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, ये एक्सपर्ट्स में हमारे स्किन एक्सपर्ट हो गए, हमारे स्माइल एक्सपर्ट हो गए, हमारे होलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट हो गए, हमारे रैंप वॉक एक्सपर्ट हो गए, दे स्टार्ट गाइडिंग दीज फीमेल्स ऑनलाइन। ओके। एंड दिस 3 months का training transform them, Jayesh. I have failed to recognize some ladies. डैम। ये कौन है? And I take it as a compliment. हमने डॉक्टर राशि जैन 2019 की जो विनर रही है, आज उसका बर्थडे है बाय द वे। ओके, हैप्पी बर्थडे मैम। So happy birthday, Dr. Rashi. So Dr. Rashi, when she came for the audition, she may not like this, but her face was dull. Her body language wasn't that up to mark. But again, I sparked something in her eyes. ओके। Again, the fire that I'm talking about. We identified something in her eyes that she is not someone who will give up easily. ओके। After the whole online training, when I saw her for the grand finale week on ground, I did not recognize her. Her face was glowing, her body was glowing. She had a different smile on her face. उनकी आंखों में वो जो चमक थी वो दुगनी हो चुकी थी। अब जब हमारा ग्रैंड फिनाले स्टार्ट हुआ, तो जब फिनाले वीक होता है उसके, तो जैसे ऑडिशंस हो गए, आपकी ट्रेनिंग हो गई, आप ऑन ग्राउंड आप हमारी पूरी टीम के साथ आते हो, जहाँ पर सारे एक्सपर्ट्स भी आते हैं, आपके स्टेज रिहर्सल्स होगी, आपके बॉडी लैंग्वेज पे काम किया जाएगा, जिसके लिए फिजिकल मीटिंग ज़रूरी है। तो वो 1 वीक के पूरी प्रैक्टिस के बाद हमारा ग्रैंड फिनाले होता है। ग्रैंड फिनाले में हमारे जो पैनलिस्ट, जो जजेस होते हैं, वो फाइनली लेडीज़ को जज करते हैं। ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग और ये फिनाले वीक के दरमियान भी काफ़ी जजमेंट हो जाते हैं बेसिक लेवल पे। पैनल इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, और आपको छोटे मोटे टास्क दिए जाएंगे जिसमें आपको जज किया जाएगा। समटाइम्स यू आर नोन अबाउट दीज टास्क, समटाइम्स यू आर नॉट नोन अबाउट एनी दीज। एग्जांपल्स ऑफ द टास्क? Social media task is Okay. very important to understand how they want to portray themselves in the social media in front of the public. राइट। तो ये public में कितनी अलग होती है और personally कितनी अलग है। And as we always believe that you have to be yourself. तो जितना कम difference होता है public image में और personal image में, उतना ज़्यादा better. ओके। Because you are not faking it. You're not faking it. Again, we do understand this is fashion, this is a field of glamour, but उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप एम्बेसडर बनने वाले हो, आप रिप्रेजेंटेटिव बनने वाले हो इंडियन मैरिड वुमेन के लिए। आपको टियर 3 वाली भी देखेंगी, आपको टियर 2 वाली भी देखेंगी, रिलेट कैसे करेंगी जब आप अपने दिल की बात नहीं बोल रहे हो, जब आप अपना दिल बाहर निकाल के नहीं रख रहे हो। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बच्चे से, बूढ़े से, बड़े से, सबसे जो वार्मली बात कर रहा है। तो जो रियल पर्सनालिटी है, जो सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, जो ऑन स्टेज पर्सनालिटी है, जो ऑन ग्राउंड पर्सनालिटी है, वो सारी पर्सनालिटी अगर सेम है, ग्रेसफुल है, गिविंग है, वो रियल विनर है। ओके। तो अगेन डॉक्टर राशि जैन की हम बात कर रहे थे, तो जब उनको मैंने देखा तो वो तो बहुत अलग थी, बट ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर राशि जैन ही नहीं, काफ़ी दूसरी कंटेस्टेंट्स थी जो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, और ये हमारा फर्स्ट सीजन था मिसेस इंडिया का। ओके। तो ये पहली बार, अभी हमें नॉर्मल लगता है बट जब फर्स्ट टाइम देखा तो पता चला कि लेडीज़ काम करती हैं खुद पे, और अगर लेडीज़ ने ठान ली तो वो कुछ भी कर सकती हैं। जो मैंने फीमेल्स में जिद देखी है, वो जिद ना मैंने बच्चों में देखी है, वो जिद ना मैंने मेल्स में देखी है। आदमियों में भी मैंने वो जिद नहीं देखी है जो औरतों में जिद होती है। फिनाले स्टार्ट हुआ, ग्रैंड फिनाले स्टार्ट हुआ, वो टाइम पे कुणाल कपूर, सोहा अली खान, महिमा महाजन डिज़ाइनर, ये जजिंग पैनल पे थे। चल रहा है फिनाले, और हमारे टीम की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से जो उन पे इतने महीनों से काम कर रहे थे, उसके हिसाब से हमें हमारे टॉप 25 और एक टेंटेटिव टॉप 10 की हमने प्रेडिक्शन कर रखी थी। टॉप 10 में डॉक्टर राशि जैन नहीं थी। ओके। टॉप 25 में थी, टॉप 10 में डॉक्टर राशि जैन Damn. नहीं थी।
और जजेस ने डॉक्टर राशि का नाम निकाला। हम्म एंड तब तक भी मुझे क्लिक नहीं हुआ कि ये वही फीमेल है जिसको मैं थोड़ा देख के अभी इतना ज्यादा सब कुछ याद है, क्योंकि वो विनर बन गई, अब Right. उसके बारे में सब कुछ याद होगा मुझे। एंड आई वाज, तो जो लिस्ट बन रही थी उसमें काट के डॉक्टर राशि जैन का नाम आ रहा, टॉप 5 हुआ, टॉप 5 में आ गई, हम्म टॉप 3 हुआ, टॉप 3 में आ गई, आई तो आई हाईएस्ट स्कोरर बनी। वाओ एंड आई वाज लाइक, इफ शी इज डिजर्विंग, लेट्स गिव इट टू हर, हम्म ऑब्वियसली। राइट एंड शी वाज ग्लोइंग ऑन स्टेज। वो स्टेज पे उनकी चमक इतनी अलग थी, इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट थी। हम यहाँ पर, एक मैं छोटी सी बात बोलूँगी, हम लेडीज़ खुद को इतना ज़्यादा लाइटली ले लेती हैं। हमें वेट कम करना हो, हम्म हमें खुद पे काम करना हो, हमें कुछ भी करना हो, एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं और बहुत ईज़िली गिव अप कर देते हैं, और कोई ना कोई बहाना बना देते हैं कि अरे नहीं, थायराइड है ना तो नहीं होगा, अरे ये है ना पीसीओडी है तो नहीं होगा। हम्म करने वाले सब कर लेते हैं। हम्म और मेरे जो इक्के दुक्के विनर्स हैं, मेरे जितने भी विनर्स हैं, वो इसकी गवाह हैं, वो इसके सबूत हैं। इनफैक्ट बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं जिन्होंने अपना पास्ट भी चेंज किया, प्रेजेंट भी चेंज किया और फ्यूचर भी चेंज किया। राइट तो हाँ, वैसे बनी डॉक्टर राशि विनर, और ये होती है असली ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, जब आप खुद को शीशे में देखें और अच्छे के लिए ना पहचान पाएं, हम्म मैं पहले क्या थी और मैं अब राइट क्या हूँ। और इसका जो सेटिस्फैक्शन उनको मिलता है, उससे कई ज़्यादा हमें मिलता है, काम करने वालों को मिलता है। right so before I take you towards your journey and I want to know कि आपकी क्या बैक स्टोरी रही है before coming into this field and how you got into here or got to a point where आप इतने बड़े लेवल पे अब इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बट एक वोकिज्म वाला कल्चर है अभी वी ऑल नो द लेफ्ट लिबरल सोसाइटी एंड जहाँ पे कहा जाता है कि बॉडी शेमिंग मत करो विच इज़ अग्रीड इट नहीं करना चाहिए बट देन उसी का एक पार्ट है वेयर पीपल ऑल्सो से कि ब्यूटी पे इतना ज़्यादा फोकस मत करो एंड द पैजेंट इंडस्ट्री और प्रॉब्लली द फैशन शोज अगेन वो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है तो वाई डू यू थिंक ब्यूटी इज सो इम्पॉर्टेंट ब्यूटी इज इम्पॉर्टेंट एंड आई एम नेवर गोइंग टू डिनाई दैट। ब्यूटी इज इम्पॉर्टेंट। हर चीज़ का जो पैकेजिंग होती है, वही किसी इंसान को अट्रैक्ट कर सकती है खोल के अंदर देखने में कि अंदर क्या है। अगर आज मैंने खुद को मेडिटेशन जर्नी में सेट किया है, इसलिए किया है क्योंकि मैंने मेडिटेटिव लोगों को हैप्पी और मस्त मगन देखा है। तो वो जो पैकेजिंग होती है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। अब इम्पॉर्टेंट और गलत क्या होता है इस सेटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ फॉर मी हैप्पीनेस इज ब्यूटिफुल, या फॉर मी पिंक इज ब्यूटिफुल एज अ पैकेज, a ribbon is beautiful as a package. But now if I be very specific कि उसको बो में ही बांधना है और ऐसा ही होना है और एटलीस्ट 2 सनफ्लावर ऊपर लगने चाहिए, then it becomes a burden. राइट तब वो भार हो जाता है। तो ब्यूटी इज इम्पॉर्टेंट, integrities and standards, strict standards of beauty is not important and shouldn't be accepted by the society. या Now, when I say Dr. Rashi Jain was glowing, I have always used word vibrant, glow, energetic. या I never said she was fair, she was slim. I never said that. या So for us and for the pageant, beauty is grace. Beauty is being full of aura, full of vibrancy, full of positivity. This is beauty for us. और अगर आप अपने अंतर मन पे काम करोगे, तो आपका एक्सटर्नल मन तो ग्रो होना ही, एक्सटर्नल अपीयरेंस तो ग्रो होना ही है। नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी आंखों में चमक आएगी, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी। ट्रू तो ये तभी होगा जब आपके अंतर मन पे आप काम करोगे, आप खुद पे काम करोगे। आप अगर पैजेंट में जा रहे हो और अगर आप अपनी स्किन घिस रहे हो, आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो। आप पहले आपके मन में काम, आपको कितना ग्राउंडेड होना है। अगर आप बहुत इजीली गुस्सा हो रहे हो, मैं जीती नहीं,
ये सब फेक है, ये सब गलत है। जयेश तुमने बराबर सवाल नहीं पूछे, पॉडकास्ट बराबर नहीं बना। तो यहाँ तो मैं दुनिया को ब्लेम करती रहूंगी ना। जिस दिन मैं समझ जाऊं कि खुशियां मेरी वजह से है, दुख भी मेरी वजह से है, उस समय शायद मैं सारी खुशियां अपने पास बटोर पाऊं। ओके। So yes, this is the definition of beauty. Unfortunately, India has misconceived the definition of beauty. बट लेट मी आस्क यू दिस, क्योंकि यू सेड ब्यूटी के डेफिनेशन सबके अलग होते हैं, एंड विच इज़ वेरी ट्रू, एंड वैसा ही होना चाहिए. बट देन अगेन जब कोई पैजेंट इंडस्ट्री को देखता है, बी इट द मेंस वाला एस्पेक्ट या द फीमेल साइड एज वेल, यू सी थिन लीन मॉडल्स ओवर देयर. Why is that? Why are there no, I don't want to use the effort, but still, like, why are there no Healthy. healthier models? Why is that? So when we talk about Mrs. India, we are very open. Okay. We do have contestants who are healthy, who are curvy. Curvy is the word that we use. Yeah. Who are healthy, who are curvy. We definitely have most of the ladies who are very lean, who are very much in shape, slim and trim, and they feel good to be slim. Most of them aren't slim because obviously now today I am slim because I want to be slim. Yeah. Not because I want to stand somewhere or walk somewhere or impress someone. Now again, intention plays a very important role here. You are being a part of pageant, और अगर आप material world में हो तो आप standards तो follow करोगे ही ना. True. हम civilization में set हुए हैं और हम में इतना evolution आया है क्योंकि हमने civilization के काफ़ी standards को accept किया है. True. काफ़ी क्राइटेरियाज को रिस्पेक्ट किया है, सोसाइटी के काफ़ी नॉर्म्स को फॉलो किया है. तो वैसे ही अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो तो उनके बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं, आपको उनको भी इक्वली रिस्पेक्ट करना है. और जहाँ तक बात सेल्फ वर्क की आती है, वो आपको हर इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री में रहो, सेल्फ वर्क तो आपको करना ही है. Right. दैट इज लाइक अ कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज लाइक अ विनिंग मंत्रा. Okay. But basic standards we all respect of every industry. Yeah. Okay. And वो एक शायद ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, दैट यू जस्ट वांट टू लुक गुड, एंड सबके दिमाग में कहीं ना कहीं तो वो एक थॉट होता है कि टू. क्यों नहीं जयेश, everyone should feel like looking good. Yeah. We say कि आपकी वाइफ इतनी ग्रूम हो गई है हस्बैंड्स को, आप भी थोड़ा हो जाओ, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है. Why not? Everyone wants to look beautiful, everyone wants to be rich, everyone wants to be famous. Yeah. Go for it. Because वो जर्नी आपको खुद से मिलाएगी, वो जर्नी आपको बताएगी आपको एक्चुअली क्या चाहिए. आपको एक्चुअली रिच बनना था या फिर आपको सेल्फ ग्रोथ करनी थी, आपको एक्सप्लोर करना था. कभी कभी बोलते ना, कंफ्यूजन ही आपको सोल्यूशन दिला देता है, बट उसके पहले कंफ्यूज होना भी जरूरी होता है. हाउ डिड यू गेट, मतलब यहाँ तक आपकी जर्नी क्या रही है? Give me that background. In fact, you said you are very spiritual as well right now. So give me the whole backdrop of this. मेरी तो मैं कहूँगी जिद मुझे यहाँ तक लाई है. और From winning mood indigo to here. Absolutely winning mood indigo to here. Those were the golden days. Yeah. आज हम कुछ भी कर ले, nothing can beat the day when I won the mood indigo. कॉलेज के दिन बेस्ट होते हैं. बट अगेन, जिद एक ऐसा टर्म है जो नेगेटिवली अगर देखे जाए तो काफ़ी लोगों का नुकसान भी कराता है. Right. पॉजिटिवली अगर देखे जाए तो मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल दे सकती हूँ. 2016 में जब मैं मिसेस वर्ल्ड के लिए गई थी, आई हैड वन मिसेस इंडिया, आई वन द मिसेस इंडिया का क्राउन, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी मिसेस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने की. तो जब मैं मिसेस वर्ल्ड के लिए गई थी, अगेन आई वॉज वन ऑफ दोज, जैसे मैं आपको टीयर 2 और 3 का एग्जाम्पल दे रही थी, लेस नॉलेज, लिटिल नाइव, full of inspiration, aspirational, ambitious, adventurous. I'm going to win the crown. मैं मिसेस वर्ल्ड का क्राउन लाऊंगी ही. तो क्या हुआ, इतने सालों से कोई नहीं लाया, 15 साल हो गए. इस साल मोहिनी शर्मा मिसेस वर्ल्ड का क्राउन इंडिया में लाएगी. फुल जज्बा के साथ, एंथुजियाज्म के साथ मैं गई. और वहाँ पे जब मैंने 50 कंट्री के कंटेस्टेंट्स देखे तो थोड़ा धक्का लगा.
बोलते हैं ना रियलिटी चेक। राइट। जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ता गया, हम एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते गए, थोड़े थोड़े धक्के लगने लगे, बट लास्ट डे तक, ग्रैंड फिनाले की रात तक मैंने गिव अप नहीं किया। मैं फुल कॉन्फिडेंट थी कि इंडिया के लिए मैं क्राउन लाऊंगी ही लाऊंगी। एंड गेस व्हाट, आई डिड नॉट इवन मेक इट इन टॉप 7। Forget about ओके। winning it. I did not even make it in top 7. And I'll show you the picture. There's a picture where I'm standing on the stage, I'm clapping, and I have tears in my eyes. I'm clapping for top 7. और मेरी आंखों में पानी है। मॉम थी ऑडियंस में, मॉम बैठी थी। मॉम को समझ गया कि आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ। बहुत महीनों की, बहुत साल के ऊपर हो गया था, मैंने इन्वेस्ट कर लिया था खुद का सब कुछ इस प्रिपरेशन के लिए। पैजेंट ख़त्म हुआ, मैंने संभाला खुद को जैसे तैसे। अंदर से मैं पूरी टूट गई थी, मैं पूरी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि इसके आगे की दुनिया मैंने सोची ही नहीं थी, इसके आगे की ज़िंदगी मैंने सोची नहीं थी। जब परिवार में कोई चल बसता है जो आपके सबसे ज़्यादा करीब होता है, उनके बिना ज़िंदगी कैसे निकालना आपको राइट। पता ही नहीं होता है। तो मेरा ऐसा ही कुछ हाल था। कोरिया में, साउथ कोरिया में मिसेस वर्ल्ड था, 2016 की बात है, एंड वी वर कमिंग बैक टू इंडिया। रात का टाइम था, सब सो गए थे प्लेन में, मैं बैठी हूँ और मैं बहुत गहरी सोच में हूँ। मम्मी की भी हल्की सी आंख लग गई थी, मम्मी उठी और मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, होता है, हार जीत चलती है, जितना हार को अपना दोस्त बना लोगे उतना आगे तक जाओगे। मैं, सब बातें अच्छी लग रही थी सुनने में सिर्फ। और मैंने कहा कि नहीं मम्मी, क्राउन तो इंडिया में ही आएगा। वो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था। उसके बाद मम्मी बोली अब तू वापस से पार्टिसिपेट करेगी? तो मैंने कहा कि वो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, पर क्राउन इंडिया में आएगा, मेरे हाथ से ही आएगा। अहंकार था, पता नहीं, जिद थी, पता नहीं, इमोशंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा थे। बहुत इमोशंस जुड़े हुए थे मेरे, बहुत इमोशंस जुड़े हुए थे मन में। शायद वो क्राउन मेरा हो चुका था, वो सिर्फ फिजिकल रियलिटी में मुझे मैनिफेस्ट करना था। बहुत सोचा और काफ़ी सारे सवाल भी आए, कहाँ मैं कम पड़ गई, इंडिया कहाँ कम पड़ गया। हर दूसरे साल मिस इंडिया जीत कर आ रही है, मिसेस इंडिया कहाँ कम पड़ गई। और मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की, मैंने लिस्टिंग स्टार्ट की, और ये महीनों महीनों तक चला और मुझे इतने फ्लॉज मिले, इतने लूप होल्स मिले। बता मैंने सकते हो आप सोचा, क्या लूप होल्स थे ये? तो जिस ट्रेनिंग और जिस ट्रांसफॉर्मेशन की आज की तारीख में मैं बैठ के बात करती और जिस पे इतना एम्फेसाइज करती हूँ, वो तो कंप्लीटली मिसिंग था। ओके। मैंने मेरे इंटरनल सेल्फ पे काम ही नहीं किया था, इनर वर्क किया ही नहीं था मैंने, मैं ग्राउंडेड थी ही नहीं। बहुत इजीली मैं इमोशनल हो रही थी। और वहाँ पर जब आप 50 धुरंधर कंट्रीज के सामने खड़े हो, तो डेफिनेटली आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपकी एनर्जी इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे मालूम है, इवन आई एम द बेस्ट। वो चीज़ नहीं थी। बेस्ट रैंप वॉक ट्रेनर्स से मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी, बेस्ट कम्युनिकेटर्स से मैंने कम्युनिकेशन ट्रेनिंग नहीं ली थी, बेस्ट डिज़ाइनर आउटफिट्स नहीं थे मेरे पास। बट ये सब नीचे आता है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले टॉप नॉच इनर वर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट आई बिलीव इन। Maybe it's like I'm revolutionizing the whole pageant industry. I can say that. And then I started listing them down. And then I understood this is like a whole, बहुत बड़ा काम है ये करना। और ये तभी हो पाएगा जब मैं खुद डायरेक्टर बन पाऊंगी, क्योंकि तब मेरे पास पावर होगी ये सारी चीज़ इम्प्लीमेंट करने की। आई वॉज नॉट इवन 30 देन। ओके। तभी मेरे पास पावर होगी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। I started talking to Mrs. World organization and I started convincing them why I am the right person to be the license holder of Mrs. India World. उन्होंने अपना समय लिया, पर शायद I was the youngest. I had dream in my eyes. I was passionate. I had that fire.
एंड आई एम सो हैप्पी दैट दे ट्रस्टेड मी, उन्होंने मेरे पे विश्वास किया और उन्होंने मुझे वो लाइसेंस ग्रांट किया। तब मुझे छूट मिली मेरे सारी चीज़ों को एक पैकेज में बनाने की। ओके। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अब मेरा पहला स्टेप शुरू हो गया है। सब कुछ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। 2016 में एक बार हारी, 2019 में दूसरी बार हारी डॉक्टर आशी जैन के पीछे खड़ी होके, 2020 में तीसरी बार हारी नवदीप कौर के पीछे खड़ी होके। तो माँ ने कहा था कि हार को अपना दोस्त बना लो। उसके बाद 2023 में सरगम कौशल के पीछे भी खड़े होके मैं तैयार थी। और तब बाजी पलटी, तब गेम चेंज हुआ। तब ऐसा क्या किया था कि गेम चेंज हुआ? तजुर्बा जयेश, ओके। हारने का एक्सपीरियंस। हारने का तजुर्बा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आइंस्टाइन के पास भी वही था। तो सीख मिली, जिद कड़ी होती गई, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। शायद मेरी जिद इतनी प्रबल नहीं होगी जो समय के साथ हार ने मुझे करवाई। राइट। और यूनिवर्स भी समझ गया ये तो गिव अप, सबका अपना परीक्षा लेने का तरीका होता है। मिसेस वर्ल्ड ने भी मेरी परीक्षा ली, यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने मेरी परीक्षा ली, हर इंसान ने मेरी परीक्षा ली। कोई भी रास्ता आसान तो नहीं होता है। तो सब कुछ लगा दिया था। और ऐसा नहीं है कि नवदीप कौर के समय कोई कमी छोड़ी हो, पर सीजन 3 में ही विनर मिल जाना, तब लग रहा था और कितना समय, और कितना समय। और जब विनिंग मोमेंट के बाद का रिजल्ट देखा, तब पता चला सीजन 3 में ही हो गया। क्योंकि इतना सब कुछ मिल गया, इतना सब कुछ मिल गया। वी वर टॉक ऑफ द नेशन। ओके। एवरीवन 21 साल बाद सरगम कौशल इंडिया के लिए क्राउन लाई। और दूसरी मिसेस वर्ल्ड, पहली डॉक्टर आदिति गोवित्रिकर और दूसरी सरगम कौशल। और हमारे लिए 2023 वाज लाइक अ गोल्डन ईयर। फिर दूसरे भी इंटरनेशनल पैजेंट्स हैं जहाँ पर हमारे डेलीगेट्स जाते हैं। मिसेस गैलेक्सी, कैप्टन चाहत दलाल जीत कर आई। मिसेस ग्लोब, जूही व्यास, मिसेस ग्लोब पीपल्स चॉइस जीत कर आई। उसके बाद तो मतलब बोलते ना आपके हाथ में फॉर्मूला लग गया। तो दिस वाज द स्टोरी, दिस इज हाउ आई कुड गेट द सेकंड मिसेस वर्ल्ड क्राउन फॉर इंडिया। दैट्स एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। आई होप सो, मतलब जो भी सुन रहा होगा दे विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस, बिकॉज व्हाट आई कुड लर्न वाज कि किस तरह से आपने फेलियर से सीखा एंड यू डिडंट गिव अप, विच इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि अगर आप शायद वो फर्स्ट टाइम में गिव अप कर देती या सेकंड टाइम में गिव अप कर देती तो वो थर्ड टाइम वाली वो चीज़ नहीं आती। एंड बिकॉज यू केप्ट गोइंग ऑन एंड यू स्टेड कंसिस्टेंट, तो वो चीज़ हो पाई, वो मैनिफेस्ट आप कर पाई वो चीज़। Yes, and more than giving up, I'm still not giving up. मेरी लालच बढ़ती जा रही है। मुझे और क्राउन चाहिए। मुझे ये साल भी जीतना है इंडिया के लिए क्राउन, और उसके बाद भी जीतना है। और बस आई वांट इंडिया टू बी द, इंडिया इज द करंटली ट्रेंड सेटर इन द मिसेस सेगमेंट। ओके। यस, इंडिया इतना आगे पहुंच गया है बिकॉज छोटे छोटे जो चीज़ें कॉम्पिटिशन्स होती हैं, नेशनल कॉस्ट्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है मिसेस पैजेंट्री में। तो इंडिया काफ़ी पैजेंट्स में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीतते आ रहा है। ओके। और काफ़ी चीज़ों में हमारा जो नेशनल पैजेंट भी होता है उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हाई लेवल का है। दिस ईयर वी डिड इन श्रीलंका, कोलंबो, द ग्रैंड फिनाले। I did receive a lot of emails from international pageants complimenting and appreciating for the kind of show we did put up. So again, एक छोटी सी जिद कभी कभी आपकी पूरी लाइफ में हर चीज़ फिक्स कर देती है। ट्रू। आपको आपके मन में आपका इंटेंशन रखना, मतलब आप रखो ना रखो कि मुझे बहुत अच्छा शो करना है, मुझे बेस्ट ऑफ द विनर्स चाहिए, मुझे मिसेस वर्ल्ड का क्राउन लाना है, मुझे ये करना। मेरे मन में था मुझे मिसेस वर्ल्ड का क्राउन लाना है और सारे इंटरनेशनल पैजेंट्स में इंडिया को प्राउड करना है। ये इंटेंशन की वजह से आई थिंक मेरी लाइफ में सब कुछ सेट होता गया। Yeah. Wow. I also want to know, because you took this name, Mrs. Galaxy, right? Miss Galaxy. मिसेस ये नाम कहाँ से आते हैं? Mrs. World, Miss Galaxy. Because और कहीं से तो नहीं आ रहे, सिर्फ ह्यूमन से है, तो where did ये नाम आते कहाँ से? आई थिंक ये
ब्यूटी पैजेंट में क्रिएटिविटी यहीं आ जाती है। बिकॉज आई हैव ऑलवेज वंडर्ड दिस, एंड बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि ये मिस गैलेक्सी है बट इस पे तो अर्थ के ही लोग हैं सिर्फ, बाकी तो है नहीं कोई, उन्हें तो पता भी नहीं होगा शायद कि ऐसा कुछ होता है। बहुत लोगों ने मेरे से मजाक की है। तो मिसेस ग्लोब इज स्टिल फाइन क्योंकि उसमें ग्लोब के हैं, हाँ बट गैलेक्सी में अभी आते भी होंगे पैरेलल यूनिवर्स के लोग, हमें तो दिखते नहीं। बट टॉकिंग अबाउट मिसेस गैलेक्सी, आई वुड लाइक टू talk about Captain Chahat Dalal, हम्म, who got the first ever Mrs. Galaxy crown to India. क्योंकि मिसेस वर्ल्ड का तो दूसरा क्राउन था, मिसेस गैलेक्सी का एक भी क्राउन नहीं आया था ओके। हमारे पास। सो बिफोर यू टॉक अबाउट दिस थिंग, इसमें मतलब व्हाट इज द हायरार्की, कौन से कॉम्पिटिशंस आर लाइक यू नो ऑन द टॉप, कौन से उसके नीचे, इज देयर अ हायरार्की इन द फर्स्ट प्लेस? So first step is Mrs. India. ओके। You have to win Mrs. India. When you win Mrs. India, the main title winner goes for the Mrs. World. ओके। The first runner-up goes for the Mrs. Globe. The second runner-up goes for the Mrs. Galaxy. And then we have third runner-up for Earth and fourth runner-up for International Summit. There are some international pageants. But जैसी उनकी position रहती है, उस हिसाब से हम उनको international pageant Okay. के लिए भेजते हैं. We are the only pageant who holds the complete monopoly of international pageants. ओके। So if female wants to represent India at the international level, Mrs. India INC is the place where she has to come, because from start audition से लेके उनका grooming, transformation, complete process जो होता है international level पे जाके India को proud करना, that is like we take the complete responsibility. राइट। अब कैप्टन चाहत दलाल पे आए। हाँ प्लीज। So Captain Chahat Dalal, she applied for Mrs. India, and exceptionally good personality, beautiful. सरगम की बैच में थी, जूही की बैच में थी वो। Okay. हाँ, and she ended up winning the second runner-up position. That's how she went for the Mrs. Galaxy. What is unique about her is, और ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपने मुझे इंस्पिरेशनल कहा, मेरी स्टोरी इंस्पिरेशनल कही, मेरे विनर्स की भी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। आई थिंक 2000 आई एम नॉट वेरी श्योर, बट 12 में शी वॉज फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट। ओके। उसके बाद शी एंडेड अप इन टॉप 10, शी कुडंट विन। चाहत ने गिव अप नहीं किया, चाहत मिस डीवा के लिए गई। ओके। अगेन मिस डीवा में शी वॉज इन टॉप 5 और टॉप 7। वापस चाहत ने गिव अप नहीं किया। उसके बाद चाहत मिसेस इंडिया के लिए आई। शी मेड इट वेरी वेल, टॉप 25 में लैंड हुई, टॉप 5 में आई, टॉप 3 में आई और सेकंड रनर अप की पोजीशन ली। ओके। ठीक है, सेकंड रनर अप मेन विनर नहीं बनी, बट रनर अप इज एज गुड एज विनर। फिर चाहत गई मिसेस गैलेक्सी के लिए पूरी तैयारी के साथ। इस बार पूरी तैयारी है, पूरी 15 साल की तैयारी के साथ, एंड फेलियर्स का एक्सपीरियंस लेके भी। फेलियर्स का एक्सपीरियंस लेके चाहत गई मिसेस गैलेक्सी के लिए। एंड हु न्यू कि चाहत, कैप्टन चाहत दलाल इंडिया के लिए सबसे पहला मिसेस गैलेक्सी का क्राउन जीत के लाएगी। वाह। बहुत जोर शोर से स्वागत किया था, उसके भी पिक्चर्स हम बताएंगे आपको। बहुत ही बढ़िया स्वागत हुआ था चाहत का। एंड हार इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी, और उस हार को सही तरीके में लेना। मैं अक्सर अपनी लड़कियों को बोलती हूँ कि एक्सेप्टेंस इज़ द वर्च्यू। अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, बट आपको चीज़ को लेकर सेटल नहीं हो जाना है। ट्रू। आप हार रहे हो, उसको एक्सेप्ट करो, अपने फ्लॉज ढूंढो और आगे की प्लानिंग करो। बट अगर आप हार को लेकर सेटल हो जाओगे, अच्छा अभी सेटल भी न्यूट्रल में आता है, फिर एक नेगेटिव होता है ट्रू। जहाँ पर हारने के बाद कई लोगों का डाउनफॉल भी आता है। वहाँ तो कतई नहीं जाना है। तो अगेन हार इम्पॉर्टेंट है, हार को एक्सेप्ट करना इम्पॉर्टेंट है, और उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
I absolutely agree because I don't remember ये quote मैंने कहाँ पढ़ा है, but failures are the fuel for your future success. यस, And यस। this is very true in this whole story which you said कि किस तरह से persistent रही वो, and she was consistent with her efforts, तो finally she won. या Hmm. एंड विनर्स के किस्से सुनाए जाते हैं। Hmm. काफ़ी पार्टिसिपेंट्स की अपनी कहानियाँ होती हैं, उनके भी अपने किस्से होते हैं। एक और किस्सा मैं बताऊंगी, मैं नाम नहीं लूँगी पार्टिसिपेंट का, बट दिस पार्टिसिपेंट ये ऑडिशन के लिए आई, इन्होंने ऑडिशन क्लियर किया और इनकी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग वगैरह, ऑनलाइन ट्रेनिंग हमने सब स्टार्ट कर दी, पूरे बैच की स्टार्ट हो गई। और ग्रैंड फिनाले के कुछ दिन पहले इनके हस्बैंड का देहांत हो गया। Damn. और ये अपने आप में इतनी दुख भरी बात है, मुझे बहुत बुरा लगा, पूरी टीम को बहुत बुरा लगा। हमने संतावना दी, हमने फ़ोन किया, हमने बोला कि कोई बात नहीं, कुछ भी ज़रूरत है, वी आर देयर फॉर यू, एंड हम आपके लिए आगे की तैयारी कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, जब भी वो, क्योंकि एक ओपन डोर देना पड़ता है। मिसेस है, मिसेस इंडिया है, हमें पहले साथ देना है, अगर हम पीछे हट गए तो नहीं चलेगा। True. मैंने टीम को समझा दिया, सीट खाली हो गई है, इफ़ देर इज़ एनीवन इंटरेस्टेड उनको रख दो। फीमेल का कॉल आता है और वो बोलती हैं कि मैम, मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड की विश थी, मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं मिसेस इंडिया का खिताब जीतूँ, और आज वो नहीं है, और अगर मैंने उनकी बात नहीं रखी तो मुझे भी बुरा लगेगा, उनको भी बुरा लगेगा, Hmm. मैं आ रही हूँ। जयेश, मैं बिलीव नहीं कर पाई इस चीज़ को। हमारे हमसे एक छोटी सी चीज़, एक कोई वैल्यूएबल चीज़ घूम जाती है, मेरे तो 4-5 दिन खराब। आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, गाड़ी ठुक गई, गाड़ी क्रैश हो गई, महीना खराब। तभी मैं बोलती हूँ, औरतों में जो जिद होती है वो अनबीटेबल होती है। Hmm. और मैंने इस मिसेस इंडिया की जर्नी में इतना सीखा है इन पार्टिसिपेंट्स से, इतना, मैं ये कहानियाँ शायद मेरे मरते दम तक याद रखूंगी। और जब भी मैं लो होती हूँ, मैं किसी कठिनाई में पड़ती हूँ, तो यही कहानियाँ, यही लेडीज़ हैं, यही पार्टिसिपेंट्स हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। Hmm. इतना अच्छा परफॉर्म किया है वो पार्टिसिपेंट ने, इतना बढ़िया परफॉर्म किया है। शी मेड इट इन टॉप 20, अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट मेक इट इन टॉप 10, बट एक्सेप्शनल परफॉर्मर। एंड आई थिंक हर स्टोरी, उसकी स्टोरी मेरे लिए, शायद मैं एक आध विनर्स को भूल जाऊंगी, बट मैं इसको कभी नहीं भूल पाऊंगी। Hmm. आई हैव सीन दिस वन थिंग कि किसी भी फैमिली का एक फीमेल जो होती है वो सोल होती है, हम्म। बिकॉज एज सुन एज अगर कोई मदर है, कोई वाइफ है, कोई सिस्टर है, एज सुन एज यू टेक आउट देम फ्रॉम द फैमिली, वो फैमिली मतलब कलेक्टिव नहीं लगती, इट लुक्स वेरी शैलो। तो आई वॉन्ट टू नो कि कितना बड़ा रोल एक फैमिली भी प्ले करती है व्हेन कोई पार्टिसिपेंट है वो आ रही है इस कॉम्पिटिशन के लिए, इस पैजेंट के लिए, तो फैमिली का क्या रोल होता है उस वक्त? जितना इम्पोर्टेंट इनर वर्क है, उतना इम्पोर्टेंट फैमिली सपोर्ट है। मेरे लिए फैमिली सपोर्ट इज द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इन द पैजेंट्री जर्नी। व्हाई इज दैट? आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न मैंने जो तजुर्बा लिया है पैजेंट जर्नी में, अगर किसी की फैमिली सपोर्ट, ये थोड़ा बैकवर्ड साउंड करेगा, अगर किसी की फैमिली या किसी के हस्बैंड नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं फीमेल की फेस पे दिखता है। ओके। शायद कहीं कॉन्फिडेंस लो होता है, हम्म। शायद कहीं पे शायद ऑडियंस, हमारी ऑडियंस ये बात पसंद ना करें, बिकॉज आई एम वेरी एम्पावर्ड एंड आई एम इंडिपेंडेंट एंड आई डू बिलीव कि मैं सब कुछ अकेले कर सकती हूँ। बट हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें लोगों को साथ लेकर चलना है, हम्म। और जितना साथ है उतना सफ़र लंबा है, ट्रू। उतना हम आगे जाएंगे। अगर छोटा सफ़र है तो अकेले निकल जाओ। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और जिस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, हस्बैंड समझते हैं, हम्म। क्योंकि ये ओवरऑल ग्रोथ है फीमेल की, जो कहीं पे आके
फैमिली को ही बेनिफिट करेगी। मुलगी शिकली प्रगति जाती। तो ये जो जर्नी है पैजेंट की, इसमें भी एक फीमेल बहुत कुछ सीखती है और वो सारी सीख अपनी फैमिली में लाती है। सब इतने एक्सपोज नहीं होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, ग्रोथ को लेके। मम्मी अपने बेटियों को सिखाती है वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होता है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से अपनी डिलीवरी देनी है स्पीच की। हस्बैंड का ओवरऑल ग्रूमिंग पे काम करना शुरू कर देती है। देर आर पीपल हु आर वेल ग्रूम्ड, आई एम सो वेल ग्रूम्ड, यू हैव टू स्टैंड नेक्स्ट टू मी, यू हैव टू लुक हैंडसम। सो गिव एंड टेक है, और फैमिली का बहुत सपोर्ट होना ज़रूरी है, और करती भी है। मेजर फैमिली सपोर्ट रहता ही है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगी। एक बहुत ही ब्राइट कैंडिडेट थी हमारे सीज़न 1 बैच की, और उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं था जब वो पार्टिसिपेट कर रही थी। पर उनकी ज़िद थी कि मैं पार्टिसिपेट करूँगी, मैं आऊँगी, मैं जीतूँगी, जो भी था। और ये इस बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ये सब मुझे बाद में पता चला। एंड I don't know if I'm allowed to say, actually her husband had an extramarital affair. Okay. Yes. जो फायर था उनमें वो और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वो अब डू और डाई सिचुएशन पे थी, और कहीं पे किसी हद तक लॉस्ट भी थी। उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगेन द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शी वेंट थ्रू, और उसके बाद तो ऐसा हुआ कि हस्बैंड इतना इनसिक्योर हो गए वो इतनी ज्यादा वो बोले कि मेरी वाइफ इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, मुझे तो पता ही नहीं था। उसके बाद हस्बैंड इतना इनसिक्योर हो गए, तो बाद में पार्टिसिपेंट ने मुझे बताना शुरू किया कि अब मेरे हस्बैंड को टेंशन आता है, मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो मुझे कॉल कर करके पूछने लगे हैं, और अब वो ट्रैक पे आ गए हैं। वाओ। तो अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो मिल जाएगा बाद में। क्या करें, ह्यूमन साइकोलॉजी है। द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर उंगली सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ट्रू। क्या करें। सो टेल मी मोर अबाउट ये जो डार्कर साइड्स होते हैं पैजेंट इंडस्ट्री के, इसके बारे में बताइए, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने वो वही, आई विल गो बैक टू द फैशन फिल्म, उसमें जो चीज़ें देखी थी वर दोस ट्रू, या कोई और चीज़ें होती है, क्या होता है एग्जैक्टली? पैजेंट इंडस्ट्री का जो डार्क साइड है, एज एन ऑर्गेनाइजर मैं अलग बैकलैश फेस करती हूँ, और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बहुत ही अलग किस्म का बैकलैश फेस करते हैं। ओके। आप कितने भी एक्सपीरियंस अपने इंडस्ट्री में रहो, कोई ब्यूटी इंडस्ट्री में है, कोई ब्यूटी इंडस्ट्री मतलब कोई किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, नायका बोलो या फिर कोई भी बोलो, कोई किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं, ये अपने अपनी इंडस्ट्री के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बट जैसे ही ये पैजेंट्री में आते हैं, मुझे लगता है कि पैजेंट इंडस्ट्री में इनका सामना होता है खुद से। ओके। आप जब कंपटीशन में जाते हो, अब मैं स्पोर्ट्स का तो नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे उसमें इतना तजुर्बा नहीं है, बट पैजेंट इंडस्ट्री में आप खुद को शीशे में देखते हो। अगर आपको लग रहा है आप खूबसूरत हो, क्योंकि आप अंदर से खूबसूरत फील कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे में कोई कमी है या फिर वो मेरे से अच्छी है, तो आप खुद में कहीं कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। वो आपसे अच्छी नहीं है। सब अपने लेवल पे संपूर्ण है, राइट। सब अपने लेवल पे फुल फ्लेजेड सफिशिएंट है। डार्क साइड वहाँ आता है जब सडनली आपने कभी खुद का सामना किया नहीं है प्रीवियसली लाइफ में, और सडनली आप अपना खुद का सामना करते हो। आप 70 कंटेस्टेंट्स का सामना नहीं कर रहे हो, आप खुद का सामना कर रहे हो यहाँ पे। और अगर आपको 70 कंटेस्टेंट्स में कोई अच्छी लग रही है, कोई खूबसूरत लग रही है, किसी का वॉक अच्छा लग रहा है, कोई स्लिम लग रही है, बहुत अच्छी बात है, बट उस बीच में अगर आपको आप कम लग रहे हो, then that's the problem. देन दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक बहुत ही वल्नरेबल साइड आपका बाहर आने लगता है। ये वल्नरेबल स्टेट में अगर आप हार जाते हो तो वो आपको
बहुत बुरा हिट करता है लाइफ में, Okay. because you're already dealing, and hence I said inner work is very important in Hmm. pageantry. You are going to see the dark side of you. अगर आप pageant के dark side में end हो रहे हो, if you're ending up in the dark side of the pageant because you did not deal with your dark side, Hmm. इसलिए वो 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है कि अपनी कमियां निकालो और उस पर काम करो। Right. अगर आपको लगता है कि आप बहुत हेल्दी हो, आप बहुत फैट हो, कोई बात नहीं, यू ट्राई टू बी स्लिम, Hmm. एक्सेप्ट इट दैट हाँ मैं बहुत फैट हूँ, मुझे यहाँ यहाँ काम करना, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। बट अगर आप काम कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो और फिर भी खुद को सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, आप खुद के लिए काम कर रहे हो, हमने तो बोला नहीं कि आपको इसी फिगर में आना है, हमारे तो स्टैंडर्ड्स ही नहीं है पैजेंट में, इट्स फॉर एवरी वन एंड Yeah. एनी वन। Yeah. तो जब आप खुद का सामना नहीं कर पाते, आप बहुत एक वल्नरेबल स्टेट में होते हो, उस दरमियान अगर आप हार गए, खुदा ना खास्ता, तो वो सारे जो आपने मिथ अपने दिमाग में पाल रखे हैं वो आपको सही लगने लगेंगे। मैं इसलिए हारी क्योंकि मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है। Hmm. और वो इतना भारी पत्थर हो जाता है ओशन के अंदर जो आपको रॉक बॉटम पे ले जाता है। Hmm. और जब आप रॉक बॉटम हिट करते हो तो काफ़ी लड़कियां अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। Right. उनको बहुत ईजिली आप गलत रास्ते पे भी लगा सकते हो। गलत रास्ते as in? गलत रास्ता मतलब जो उनके लिए बना ही नहीं है। Okay. कोई बोल देगा अच्छा ठीक है आप मॉडलिंग में आ जाओ, कोई Hmm. बात नहीं, अगर पैजेंट में हार गए तो क्या हुआ, आप मॉडलिंग कर लो। Hmm. तो कहीं से उनको थोड़ा भी अटेंशन या थोड़ा भी काम मिलता है तो वो अच्छा लगने लगता है। डिफरेंस क्या है जो पैजेंट्स में एक मॉडल आती है एंड द रियल मॉडलिंग, व्हाट इज द डिफरेंस? तो आपको मॉडल्स तो इंटरनेशनल पैजेंट में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करती हुई नहीं दिखेंगी ना, हाँ। वो तो सिर्फ पैजेंट विनर ही करेंगी। हम्म। आपको मॉडल्स अपना इनर वर्क करते हुए नहीं दिखेंगी, हम्म। वो आपको सिर्फ पैजेंट विनर्स दिखेंगी। ओके। सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस। हम्म। मॉडल्स आपको ज़्यादा कम्युनिकेशन पे अपने काम करते हुए नहीं देखेंगे, वो फिजिकल अपीयरेंस पे अपना काम करेंगी। बट आजकल की मॉडल्स तो इतनी एडवांस हो गई हैं, दे आर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो ये डिफरेंस है। मॉडलिंग एक हो गया, या फिर दूसरे जो लोकल पैजेंट्स हैं वो बोलते हैं आप हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको विनर बना देंगे, हम आपको ये बना देंगे, ओके। आप ये कर देना बदले में, आप वो कर अच्छा, देना। ऐसा भी होता है? बहुत कुछ होता है। मुझे पता नहीं मैं यहाँ पे कितना बोल सकती हूँ कितना नहीं बोल सकती। तो वो बहुत वल्नरेबल स्टेट होता है जहाँ पर उनका फायदा बहुत इजीली उठाया जा सकता है। ओके। दिस इज द डार्क साइड ऑफ द पैजेंट। काफ़ी लोग उनको अपना काम कराने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, फ्री में अपीयरेंस करवा देंगे, उनको अपनी वैल्यू नहीं पता होती, फ्री में मॉडलिंग शूट करवा देंगे, फ्री में कुछ कुछ काम करवा देंगे। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन टू अंडरस्टैंड द वैल्यू। जब आपको अपनी वैल्यू पता चलती है तो आप बाउंड्रीज भी बना सकते हो, बाउंड्रीज बन जाती है तो आप प्रोटेक्टेड हो। सो यस, दिस इज द डार्क साइड। नाउ यू आर मोर क्यूरियस, आपको ज्यादा जानना है। मुझे स्टोरीज भी जाननी है। फॉर एग्जांपल, लाइक, डू यू नो अबाउट एनी सच स्टोरी वेयर एक कोई पैजेंट contestant है and that person got jealous with some other contestant and they might have done something which was under, probably gray areas में आता है? ज्यादातर जेलेसी जो होती हैं वो लूजर्स की विनर के अगेंस्ट होती हैं। स्पेसिफिकली विनर के अगेंस्ट क्यों? विनर्स के अगेंस्ट क्योंकि वो जीत गई हैं, मैं ही डिजर्विंग थी। ओके, मतलब वो जो deserving एंटाइटलमेंट नहीं है थी। उससे आती है जो। हाँ हाँ हाँ। तो वो डिजर्विंग नहीं थी, मैं ही डिजर्विंग थी, वो कैसे जीत सकती है। एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग अप स्टोरीज। ओके। Oh, the pageant was rigged. Oh, maybe the winner paid X amount and so she ended up winning. वो भले विनर भाड़े के घर पे रह रही हो, बट स्टोरीज बनती है। और कुछ विनर्स के अगेंस्ट बनती है, कुछ ऑर्गेनाइजर्स के अगेंस्ट बनती है। हाउ डू यू डील विद गॉसिप? क्योंकि रेडिट पे वो बहुत गॉसिप एंड कुछ तो एक पेज है वेयर सेलिब्रिटी गॉसिप्स बहुत आती है। सो वहाँ पे आजकल ये इन्फ्लुएंसर्स वाले गॉसिप्स भी आने लगे एंड पैजेंट इंडस्ट्री की भी आती है। हाउ डू यू डील विद गॉसिप्स? जयेश तुम बताओ किसके पीछे अफवाहें नहीं है?
दैट्स ट्रू। किसके पीछे गॉसिप्स नहीं है। हम्म एंड अगर मैं पर्सनली आप मुझसे पूछो तो आई थिंक ये रूमर्स और ये गॉसिप ही मुझे और मेरी जर्नी में क्लैरिटी देती है आगे जाके। आधे तो ये पता चल जाता है मुझे कि मुझे क्या नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी आपके पास डू नॉट वाली लिस्ट होनी ज़रूरी होती है। डूज तो हम सारा कर लेते हैं, बीइंग एन एडवेंचरस पर्सनालिटी, कि हाँ ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी हासिल करेंगे। वो डू नॉट्स होनी ज़रूरी है, और ये जो गॉसिप और रूमर्स होते हैं ना, ये आपके डू नॉट्स क्लियर कर लेते हैं। तो जब गॉसिप शुरू होती है तो मुझे कंटेस्टेंट्स का फिल्टरेशन करने के बारे में पता चल जाता है कि अच्छा ये कंटेस्टेंट्स ने ये गॉसिप की है, इसका मतलब हमने कहीं सिलेक्शन में कमी छोड़ दी थी। ओके। तो हमें सिलेक्शन प्रोसेस और कड़ा करना पड़ेगा ताकि फोकस्ड, और अगर फोकस नहीं भी है, नो प्रॉब्लम, वी आर वर्किंग ऑन देम फॉर 3 months, वी आर वर्किंग ऑन देम। हम अगर कंटेस्टेंट्स पे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला पाए तो हम भी कहीं पे खुद को कम मानते हैं। बट अगेन, coin has both the sides. There is head and there is tail also. But gossip is a part of it and it will be there. जहाँ fame है, जहाँ glamour है, जहाँ पे glitz है, वहाँ पे rumors होंगे, वहाँ पे gossips होंगे. Tell me, why are you and your organization the most rumored thing in this industry? You hit the chord basically. Um, we are responsible. First of all, I would say getting the Mrs. World crown just in 3 years of our origination was unbelievable for everyone. और पता है स्टार्टअप्स, give me a timeline कि कितना टाइम लगता है फर्स्टली जीतने के लिए जो मिस वर्ल्ड का क्राउन होता है, बिकॉज विनिंग इट इन 3 years इज वेरी लेस टाइम। तो व्हाट इज द मिनिमम, मतलब जितना जब मैं बोलती हूँ 3 साल में, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनी फॉर्म होने के 3 साल में ही ओके इन टर्म्स ऑफ हमने ये काम कर दिया। हाँ, तो जब ईयर 1 में हमारी विनर गई हार किया, ईयर 2 में विनर गई हार किया, ईयर 3 में वो जीत इट वाज कर द आ थर्ड गई। ट्राई एंड यू वन। Yes, it was a third try from my end, but every time we had obviously a new winner, new ambassador. इंडिया को तो जीत के 21 साल हो चुके थे। हरनाज संधू की अगर हम बात करें तो हरनाज संधू भी 21 साल बाद दूसरा मिस यूनिवर्स का क्राउन लाई। तब सब बोलने लग गए कि 21 साल शायद इंडिया का साल है। तो जब सरगम भी गई थी तभी भी हम सरगम को बोलते थे 21 साल हो गए, अब लाना है। तो मिसेस वर्ल्ड का क्राउन आना, वहाँ हम नज़र में आ गए। और मिसेस गैलेक्सी का क्राउन आ गया, इतने सारे क्राउन्स आ गए, वर्ल्ड क्लास शो हो गया, और बहुत कम समय में बहुत कुछ हो गया। बाकी शायद हम लेडीज़ को ये नहीं सिखा पाए कि जब हारते हैं तो हार को कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि गॉसिप्स जो मेजरली आती हैं वो घर के अंदर से ही शुरू होती हैं। राइट। घर का वेदी लंका ढाए बोलते हैं जो। तो जो कुछ कंटेस्टेंट्स होती हैं उनमें नेगेटिविटी बिल्ड होने लगती है, वहाँ से गॉसिप शुरू होती है, वो बाहर जाती है, वो बढ़ती है। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत आसान होता है लालचन उड़ाना, बहुत आसान होता है कि हाँ ठीक, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे बोलना कि नहीं नहीं ये तो पैजेंट ट्रिक था, नहीं नहीं ये तो पूरा शो स्क्रिप्टेड था, जैसे टीवी पे होता है। कभी कभी हम ऐसा होता है, मतलब इन द पैजेंट इंडस्ट्री रिग्ड होते हैं? काफ़ी पैजेंट्स रिग्ड होते भी हैं। ओके। हाँ, काफ़ी, मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगी, काफ़ी पैजेंट्स रिग्ड होते हैं, काफ़ी इंटरनेशनल पैजेंट्स रिग्ड होते हैं, ओह ओके। काफ़ी नेशनल लोकल पैजेंट्स रिग्ड होते हैं। आपको पता है, नाम मैं किसी चीज़ का नहीं लूँगी यहाँ पे। ऑफ द कैमरा। Off the camera, I'll tell you. But yes, pageants are rigged. The reason I am saying that Mrs. India INC is legit is because if it wasn't legit, Mrs. World का crown नहीं आता। मिसेस वर्ल्ड बहुत ज़्यादा प्रीमियम और बहुत ज़्यादा क्रेडिबल पैजेंट है। मिसेस वर्ल्ड का क्राउन लाना बहुत बड़ी बात है। सिमिलरली जैसे मिस वर्ल्ड का क्राउन लाना है, तो अगर मिसेस वर्ल्ड हो गया, मिसेस गैलेक्सी, इंटरनेशनल क्राउन्स अगर हम ला रहे हैं, आपको लगता है कोई ओलंपिक में जाके रिक कर सकता है? कम ऑन, ऑब्वियसली नहीं। जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, सामने सामने की बात है, वो जीत हासिल करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर है
हमें बेस्ट कैंडिडेट्स हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए भेजने हैं, हमें भारत का नाम रोशन करना है, तो उसके लिए तो हमें जो हिम्मत पड़ती है हम वो करते हैं। ओके, सो व्हेन ये जो गॉसिप स्टार्ट होती है, यू फिल्टर आउट द कंटेस्टेंट्स कि कहाँ से शुरू हुआ रहेगा, एंड व्हाट हैपेंस विद दोज कंटेस्टेंट्स फिर वंस यू फिगर आउट कि यहाँ से शुरू हुआ है। वी डोंट गेट इनटू ऑल दैट, ओके। वी जेन्युइनली डोंट गेट इनटू ऑल दैट। हम्म, जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो करना है करे। अगर कोई हमारे पास आता है सफाई के लिए तो हम पूरा जिम्मा उठाते हैं क्लैरिफिकेशन करने का। अगर मेरी विनर्स के पास कोई जाता है तो मेरी विनर्स भी चीज़ों को बहुत प्यार से समझाती है। Okay. क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन, अगर हमने ब्राइट साइड एंजॉय किया है, अगर हमने कंट्री को प्राउड किया है, अगर हमने बैक टू बैक क्राउन्स लाए हैं, थोड़ा तो नेगेटिव साइड भी हैंडल करना पड़ेगा ना, ये मेरी बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म, I just cannot enjoy the positives only. There are negatives, and I do take the responsibility of negatives also. My winners also take responsibility. Um, Current winner जो है चेतना जोशी तिवारी, she has been the रोडीज पार्टिसिपेंट ऑल्सो, MTV रोडीज में रह चुकी है लास्ट टाइम, और उनके लेग इशू की वजह से शी हैड टू बैक आउट। उस पे भी लोगों ने गॉसिप बना दी थी कि ये मिसेस ये रोडीज में नहीं जीत पाई, इनके पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो फिर ये मिसेस इंडिया में आ गई। Okay. और चेतना जोशी के बारे में अगर मैं आपका उनका प्रोफाइल बताना शुरू करूंगी तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है। चेतना जोशी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ, शी इज अ वेल नोन योगा इंस्ट्रक्टर ऑफ इंडिया। Yeah. अगर हम इनर वर्क की बात करें तो चेतना जोशी एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। True. इतनी ज़्यादा काम, अभी योगा इंस्ट्रक्टर हैं तो उनका मेडिटेशन एंड योगा इज़ अ रूटीन, मतलब शायद 24 घंटे में से कुछ घंटे होंगे जब वो नहीं कर रही होती हैं। वो पूरा दिन इसी में ही लगी रहती हैं। बट द वे शी हैज़ वर्कड ऑन हर पर्सनैलिटी एंड शी हैज़ अ बिट ऑफ लेग इश्यूज के बावजूद भी शी हैड स्वोलन फीट्स ऑन द फिनाले डे। उनके पूरे पैर सूज गए थे फिनाले स्टार्ट होने से पहले, बट she was beaming on stage. One sided winner for everyone. सबको पता था Q&A राउंड होता है, तो जब Q&A का भी आंसर दिया, बहुत ब्यूटिफुली आंसर Q&A राउंड में होता क्या है? As in, what are the questions? Q&A राउंड के क्वेश्चंस बहुत ही बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। Okay. और काफ़ी हद तक जजेस पे भी डिपेंड करता है। इस बार जो जजिंग पैनल था, जजिंग पैनल पे मलाइका अरोड़ा थी, क्रिकेटर श्रीशांत थे, टीनो मोरिया थे, वेल नोन सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट चिराग पाम्बोट वाज देयर, एंड very well known designer Bhavna Rao from Delhi, she was there. So before even you go ahead with this one, I have one more question. बाकी सबका तो मुझे समझ में आया, why was श्रीशांत over there? अब मैं 4 एग्जांपल आपको ओलंपिक्स के दे दिए, स्पोर्ट्स पर्सन के दे Okay, from दिए। that personality के basis के लिए. Yeah, Okay. yeah. So pageantry and sports industry is very close. Okay. I feel it's very, very, very close. Only the platforms are different जहाँ पर आप अपने skills दिखाते हो। Okay. But जो judgment एक स्पोर्ट्स पर्सन कर सकता है, एक एथलीट कर सकता है, एक पैजेंट क्वीन का, क्योंकि लास्ट में डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन ही तो देखा जाता है, और वो एक स्पोर्ट्स पर्सन से True. अच्छा कौन पहचान पाएगा। सो यस, दैट्स द, एंड ऑल्सो हमें एक वर्सेटाइल जजिंग पैनल चाहिए होता है। Okay. इसके लिए हम ट्राई करते हैं कि अलग अलग इंडस्ट्री से रखें या अलग अलग एरिया से हम हमारे जजेस का फाइनल करें। तो Q&A. Q&A, हाँ। तो ये जो अलग अलग इंडस्ट्री के और अलग एरिया के जो पर्सनालिटीज होती हैं, वो अपने क्वेश्चन को अपने तजुर्बे के हिसाब से ट्विस्ट करके पूछती हैं। Okay. कोई एग्जाम्पल? तो जैसे श्रीशांत जी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको लाइफ में कोई सिर्फ एक स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिले तो आप क्यों खेलेंगे, क्या होगा और वो क्यों होगा। Okay. और फिर डीनो मोरिया ने क्वेश्चन किया था एक कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनिफेस्टेशन। Wow. मलाइका ने क्वेश्चन किया था कि डू यू थिंक मेन अंडरस्टैंड वुमेन, Damn. इफ दे Okay. डू हाउ एंड व्हाई।
हम्म So beautifully answered. तो इसके आंसर्स को आप जज कैसे करते हो? बिकॉज दीज आर क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी सब्जेक्टिव. इसमें इनफैक्ट जज का जो आंसर होगा वो एंड जो कंटेस्टेंट का आंसर होगा वो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं. Definitely, तो definitely. हाउ डू यू जज, मतलब किस बेसिस पे फिर जज किया जाता है? वेरी वेरी नाइस. तो यहाँ पर ही पता चलता है कि जो कैंडिडेट है उनकी मनोवृत्ति कैसी है. ओके. तो जो जजमेंट होता है, अभी राइट आंसर तो ये होगा ना, इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली. अगर मुंबई बोले तो वो रॉन्ग हुआ. राइट. बट अगर मैं ये बोलूँ कि मैनिफेस्टेशन और फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन का डिफरेंस क्या है, तो मैं मेरे तजुर्बे की बात करूंगी. बिल्कुल. और इससे कैंडिडेट की सोच और उसके तजुर्बे के बारे में पता चलेगा. उनकी लाइफ के एग्जाम, शायद वो एग्जाम्पल भी दे देगी एक आंसर देते टाइम, किन परिस्थितियों से जूझी है उस बारे में पता चलेगा. ओके. तो यहाँ पर जजमेंट राइट और रॉन्ग, अगर उसने को कहा, अगर कैंडिडेट ने कहा कि मेरा फेवरेट स्पोर्ट खिल्ली डंडा है, तो उसमें श्रीशांत तो खिल्ली डंडा क्यों है, क्रिकेट क्यों नहीं है? नहीं, तो वो पूछेंगे कि क्यों है. तब वो शायद ये बताएगी कि मुझे लाइफ में बहुत इजीली इंजॉय करना पसंद है, मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने, एंड इट्स ओके. या. अगर आपको लगता है कि एफर्ट्स डालना है तो आपके लिए लाइफ ऐसा सिचुएशन बनाएगी कि आपको एफर्ट्स डालने पड़े. बट अगर आपको लगता है लाइफ इजी है, एवरीथिंग इन लाइफ इज गोइंग टू बी इजी. सो जो Q&A राउंड होता है उसका पर्पस इज टू फाइंड आउट कि वो जो कंटेस्टेंट है हाउ ट्रू आर दे आर टू देयर सेल्फ. Yes. And when they talk from their heart, these are the answers you have to give from your heart. Yeah, true. This is not right and wrong answer. And that's how we understand the true personality, the thinking process, the nature of the candidate. And that's what is important in the end Yeah. for winning. After the looks and walk and communication, after everything and before everything, this is exactly what we all are looking for. वाओ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एक और चीज़ जो मुझे पूछनी है, बिकॉज आई हैव बीन अ ट्रैवल फोटोग्राफर फॉर अप्रॉक्सीमेटली नाउ 7-8 years नाउ. व्हेन आई फर्स्ट टाइम वेंट आउट ऑफ इंडिया आई गॉट टू नो कि दुनिया किस तरह से इंडिया को परसीव करती है. सो व्हेन यू आर देयर एट मिस वर्ल्ड का वो जो स्टेज होता है वहाँ पे, हाउ डू दे लुक एट इंडिया? मतलब उनका क्या, मतलब सबके एक मतलब नोशन होता है ना फॉर एवरी कंट्री. हमारे भी है. एज वी सेड, अमेरिकन्स दे आर सेल्फ एंटाइटल्ड, उन्हें लगता है वो एंटाइटलमेंट की नीड है. तो ऐसे वो क्या सोचते हैं जो वहाँ पे दूसरे कंटेस्टेंट्स आते हैं? व्हाट डू दे थिंक अबाउट इंडिया एंड द कंटेस्टेंट्स फ्रॉम इंडिया? सो पिछले कुछ सालों में अगर आप यही सवाल मुझसे 2015 में 16 में पूछते तो वो इंडिया को बहुत हल्के में लेते थे. ओके. बहुत ज़्यादा हल्के में लेते थे. भले मिस इंडिया काफ़ी मिस वर्ल्ड का टाइटल जीत रही थी, बट मिस यूनिवर्स का टाइटल फिर भी 20 साल से ज़्यादा लग गया, और मिसेस वर्ल्ड में भी हमें बहुत टाइम लग गया ये टाइटल जीतने के लिए. और वो लोग इंडिया को बहुत हल्के में ले रहे थे अंटिल 2019, जब हम मार्केट में उतरे, जब हमने गेम चेंज की, जब हम हर छोटे कॉन्टेस्ट के, पहले हमने छोटे से शुरुआत की. इनिशियली बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम जीता, बेस्ट पर्सनालिटी जीती, तो ये सारे हमने, सोशल मीडिया में हमने धूम मचा रखी है. हाँ. तो ये सारे हम कॉन्टेस्ट जीतने लग गए, और तब उन्होंने हमें सीरियसली लेना शुरू किया. ओके. एंड अब ऐसा हो गया है कि जो सारे कॉम्पिटिटर्स जो दूसरे कंट्री हैं ना, वो जब मिसेस इंडिया लाइव नेशनल फिनाले होता तो बैठ के लाइव देखते हैं कि कौन जीतेगा, पता चले कि compete करने कौन आने वाला है फिनाले पे. ओके. तो इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व हैं. रिसेंटली मैं जब मिसेस गैलेक्सी के कंपटीशन के लिए गई थी, हर कंटेस्टेंट ने, हर कंट्री ने मुझे बोला है कि हमने आपका फिनाले लाइव बैठ के देखा, हमें देखना था कौन जीतता है, वाह. कि आपके कंटेस्टेंट्स ही इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं. सो दे आर बीइंग वेल प्रिपेयर्ड. और आई हैव नो शेम एंड नो हेजिटेशन इन सेइंग दिस कि इंडियन कैंडिडेट्स ने इंटरनेशनल पैजेंट्री के स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए हैं. क्योंकि हम, अगर हमारा प्रिपरेशन हम ये देख के नहीं करते हैं कि मिसेस वर्ल्ड के कैंडिडेट्स कितने कॉम्पिटिटिव हैं, हम ये देख के करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट क्या है. वाह. तो हम हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे बार तो सेट कर ही रहे हैं, बट इंटरनेशनल पैजेंट के भी बार हम ही सेट कर रहे हैं. That makes me very proud because if you look here तो मेरा showcase is थोड़ा nationalist aspect से है. तो जब भी इंडिया की बात आती है I get very proud.
So you are doing that for India, and that's a great thing. That's a big thing, in fact. डेफिनेटली एंड इट इज़ मेरे लिए भी बहुत बहुत बड़ी बात है और शायद जो जिद थी क्राउन लाना वो टुडे व्हेन आई लुक बैक आई फील वो खुद के लिए कम थी और इंडिया के लिए ज़्यादा थी आई रियली एडमायर पीपल जो कोई भी चीज़ कर रहे हो लाइफ में, बट उस चीज़ के पीछे जो उनका मोटिवेशन है वो उनकी कंट्री है. आई नॉट जस्ट इंडियंस बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आई एडमायर दोज पीपल एंड यू आर वन ऑफ देम. आई एम वेरी प्राउड टू बी डूइंग दिस पॉडकास्ट फॉर दैट रीजन. Thank you. But towards the end of this podcast, I still want to know, because I'm very curious about insecurities भी जो होती है, डिप्रेशन में कई लोग जाते होंगे हारने के बाद में. What is that aspect and इससे डील कैसे करते हैं फिर? अम, हर मर्ज़ की दवा होती है और अगर आप मिसेस इंडिया में पार्ट ले रहे हैं और अगर आप इस इंटेंशन के साथ ले रहे हैं, आई रियली वांट पीपल लेडीज़ टू अंडरस्टैंड दिस. अगर आप इस इंटेंशन के साथ ले रहे हो कि मुझे क्राउन जीत कर आना है और आपको क्राउन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, इट्स फाइन. बट अगर आप क्राउन नहीं जीतते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपका सब कुछ ख़त्म हो गया है, वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है. डे वन में अगर आप इस इंटेंशन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो कि ठीक है क्राउन इज़ द बाय प्रोडक्ट, या फिर ठीक है मुझे क्राउन जीतना है, आप क्राउन को अपना सब कुछ ना बना के आप खुद को, खुद की मेहनत को, खुद की ग्रोथ को, खुद की जर्नी को अपना अगर सब कुछ बनाते हो, आई थिंक वो गेम चेंजर होता है. ऐसी फीमेल्स जनरली विनर बन जाती हैं और इन केस अगर वो विनर नहीं भी बनती है तो उनकी पोस्ट पैजेंट जर्नी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है. पोस्ट पैजेंट जर्नी क्या होती है? पोस्ट पैजेंट जर्नी में लेडीज, मेरी पोस्ट पैजेंट जर्नी कैसी थी, जब मैं हार गई तब मैंने क्या किया. राइट. मैंने बहुत बहुत सवालों के जवाब ढूंढे और उन जवाबों को सही तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसका रास्ता निकाला. मैंने और खुद पे काम करना शुरू किया. अगर मैंने एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है जयेश, मैंने मेरा जो फिटनेस रिजीम था वो 2016 में मिसेस इंडिया से पहले स्टार्ट किया था. 90% फीमेल्स मिसेस इंडिया होने के बाद अपना फिटनेस रिजीम बंद कर देती हैं क्योंकि उनके पास गोल नहीं होता. ओके. मैंने आज तक बंद नहीं किया है क्योंकि मुझे पता है वो एक अच्छी आदत है जो मुझे आजीवन अपने साथ रखनी है. वो आदत मैंने एक क्राउन से नहीं बांधी थी, वो आदत मैंने खुद से बांधी थी. तो वर्ल्ड का क्राउन आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, बट जो चीज़ें मैंने खुद से बांधी वो मरते दम तक मेरे साथ ही रहेंगी. तो जितनी अच्छी आदतें हम पालते हैं, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें क्राउन के साथ छोड़ देते हो, वहाँ पर आप एक डार्क रास्ते पे जाना शुरू कर वो देते वॉइड हो. क्रिएट हो जाता है. वो वॉइड क्रिएट हो जाता है, वो स्पेस क्रिएट होता है, आप फिर खोज में निकल जाते हो, आप फिर लॉस्ट फील करते हो, आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप इजीली कैरी फॉरवर्ड हो जाते हो. तो और ये होगा अगर आप खुद को नहीं पहचानोगे, अगर आपने खुद के लिए अपना रास्ता नहीं सोचा है, आपने अपनी आदतें नहीं बांधी हैं, तो ये होगा और ये होता है. ठीक है, 2 ठोकर खाने के बाद अगर इंसान आ जाए वापस तो भी ठीक है, बट मैंने देखा है लेडीज़ लॉस्ट हो जाती हैं और दे डू गेट डिप्रेस. नॉट एवरीवन स्पीक्स अबाउट इट ओपनली एंड आई फील रियली बैड टॉकिंग अबाउट इट. बट जैसा कि हम बोलते हैं कि हर इंडस्ट्री का एक डार्क साइड भी होता है, भले वो स्पोर्ट्स हो, भले वो एक्टिंग हो, वो मॉडलिंग हो, तो पैजेंट्री का भी ये डार्क साइड है. काफ़ी लेडीज़ खुद पे ले लेती हैं, खुद पे लेती हैं तो परिवार और बच्चों पर भी आता है ये बाद में, और टाइम लग जाता है फिर इसमें से निकलने का. हम कोशिश कर रहे हैं कि पोस्ट पैजेंट के लिए भी हम कोई प्रोग्राम लॉन्च करें, ओके. जहाँ पर हम ऐसी लेडीज़ को रास्ता दिखा सकें, हम हमारे पार्टिसिपेंट्स को आगे के लिए भी गाइड कर सकें ताकि वो अपने अपने जर्नी से ना भटकें. वाओ. आई थिंक सो, मतलब मेडिटेशन वुड बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग. One of the things, definitely one of the things, and lot of answers. Yeah. Lot of answers. Okay. They need to be answered, they need to be guided, they need to be shown the right way. Yeah. So tell me one last thing for this particular podcast. आपके अकॉर्डिंग
पैजेंट इंडस्ट्री का या मिस इंडिया का, मिसेस इंडिया का, आई एम सॉरी, मिसेस वर्ल्ड का, व्हाट इज द फ्यूचर, हाउ डू यू लुक एट इट अभी? Any industry you see, India is the future. Okay. India is the future. India is growing, and how? And अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है तो आप कमर कस लो। अगर आप इंडिया में रहते हो और आपका बिजनेस इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है, देन आपकी ग्रोथ तो अभी शुरू हुई है। I see India as the pioneer of pageant industry in future. In Mrs. segment, we have just started. And it's not only India, there are going to be a lot of other Asian countries also, Okay. like Thailand, Malaysia, Philippines, Vietnam. We are growing. China, we are growing, and how? And I want India to lead. And currently, US is the hub of pageant industry. Yeah. I see India as hub of Mrs. Pageantry industry in next 5 years. Wow. 5 years is not very long time. It's 5 years Just- is long, but is not very long. yes. मैंने That's बोला, the right फिर way मुझे to लगा put it. शायद ज्यादा बोल दिया मैंने 3 years में, but ठीक है, it's always safe. Grace period count करना. I see international pageants happening in India. दिस इज वन थिंग विच आई रियली वांटेड टू नो कि आपको इसके बारे में क्या लगता है, बिकॉज जितने मैंने अब तक देखे ऑल ऑफ दीज हाइपर हाइप्ड जो पेजेंट्स होते हैं US आउट ऑफ में इंडिया, हो रहा यूएस में हो रहा है, यहाँ। यूरोपियन साइड में हो रहा है, तो हाँ, हाँ, व्हाट डू यू हाँ। थिंक अबाउट दैट? नहीं, अब ये मिसेस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, सो मिस वर्ल्ड इज हैपनिंग इन जम्मू कश्मीर राइट, राइट। दिसंबर में। और अगर मैं मिसेस पैजेंट की बात करूं तो ये मेरे ख्याल से अब 2 साल के अंदर ही, 2-3 साल के अंदर इंडिया में होता हुआ देख लोगे। वाओ। हाँ, तो इंटरनेशनल पैजेंट्स, एंड व्हेन आई से इंडिया इज गोइंग टू बी द हब, international pageants will start happening in India. India is a growing economy and everyone would like to come in India. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मेरा अपने एक होराइजन ओपन किया ऑफ नॉलेज, बिकॉज प्रायर टू दिस एपिसोड मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था अबाउट दिस सब्जेक्ट, बट नाउ दैट आई नो कि क्या होता है एग्जैक्टली, आई एम ओपन टू डूइंग इवन मोर पॉडकास्ट ऑन दिस सब्जेक्ट एंड रीडिंग मोर बुक्स अबाउट दिस, probably watching more videos, I don't know, but still thank you so much for doing this episode. Thank you, Jayesh. And I could open my heart. I think that's the comfort and that's the warmth I got around you. I could open my heart. I could speak anything and everything. So thank you for having me. And I'm definitely looking forward for more thinkful conversation. Perfect, thank you.